हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज़ तुम्हारे पास आ रही है? सागर, समीर, रश्मि। यस, दीप, मानस, आचार्य, आशीष, दीक्षा, प्रियांशु, पलक, यश, रिद्धि, पिंकी, एकता। संडे संडे बुला लिया सर आपने। कैसे हो आप? दया भाव नहीं है आपके मन में? थोड़ी नहीं है? एक दिन पहले छुट्टी दे दी थी। पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। अब तुम यूपीएससी में आ गए हो, तुम्हारे लिए आज के बाद ज़िंदगी में जब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, देर इज़ नो संडे, देर इज़ नो सैटरडे। कोई वीकेंड नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही चलेगा। और आज हमारी बेसिक बिल्डिंग क्लासेस का ये आखिरी पड़ाव है। और आज के हिसाब से हम लोग अगर स्टार्ट करें क्लास को, तो हम लोगों ने कल के क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी थी उसको एक बार जरा देख लेते हैं। आई होप कि आप सभी लोग उसको रिवाइज रिवाइज करके आए होगे। करके आए हो ना? क्या डाउट्स थे? एक बार जरा डाउट सेक्शंस में अपने इंपॉर्टेंट वाले डाउट्स लिख देना यार। ये फालतू के डाउट वहां मत जाना। अच्छे वाले जो डाउट्स हैं वो एक बार जरूर से लिख देना। मैं एक बार कैटर करता हूँ कि हाँ, क्या क्या चीज़ें उनको रिजॉल्व करने में मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। सबसे पहले ये हो गया क्या तुम्हारा? ये किया था? डीपीपी नहीं आई अभी तक? कोई बात नहीं, आ जाएगी बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। बताओ भाई। यस कर लिया, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो 4-5 पॉइंट्स यार मेरे को किसी ने भेजा नहीं अभी तक, लेकिन मैं टेलीग्राम पर वेट कर रहा था तुम्हारा कि अब बच्चे भेजेंगे मेरे को ये लिख लिख के, बट किसी ने भेजा ही नहीं। दाढ़ी बहुत अच्छी है, ले लो भाई, ले लो। आज आ जाओ यहाँ पर, पूरी ऐसे कटवा के तुम्हारे लगवा देता हूँ। सही है। काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि 9-10 पॉइंट भी लिख लिए सर, बढ़िया। अच्छा, भेजा है मेरे को हर्षिता? मैं देखा नहीं बेटा, एक बार देख लेता हूँ मैं। आई होप अभी के अभी, रुको तुम्हारे सामने चेक करके देखता हूँ मैं कि मिला मिला भी है कि हर्षिता यूं ही तो नहीं बोल रही। पता नहीं। हर्षिता, यस, भेजा है, भेजा है। हर्षिता ने मुझे भेजा है भाई। हर्षिता के मैं डिफरेंशिएशंस पढ़ भी देता हूँ तुम सबके लिए। और तो किसी ने नहीं भेजा है, हर्षिता ने भेजा है। टू मॉनिटर द पेशेंट आफ्टर, अच्छा ये तो सेल्फ डीएनए वाला हो गया पार्ट। तो इसने बताया कि बेसिस क्या, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस वहां पर एब्सेंट होता है। डीएनए जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में घूमते टहलते रहते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक है वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, अरे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, बढ़िया। जो सेल का साइज होता है वो प्रोकैरियोटिक, जो अपने पुराने वाले थे वो छोटे थे, लेकिन अब वाले थोड़े बड़े हो गए हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो थे मेंबर में, प्रोकैरियोटिक सेल जो पुराने वाले सेल थे उसमें कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जो यूकैरियोटिक नए वाले सेल्स हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सॉरी, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एटसेट्रा। यार ये कम क्यों नहीं हो रहा? हाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बोला कि ये देखो, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके बड़े सिंपल स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। और एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आया। और यूकैरियोटिक सेल में अपना प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, और यहाँ पर इन्होंने प्रोटिस्ट का नाम लिखा है। बिल्कुल सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया हर्षिता, वेल डन बेटा। आपने बढ़िया से डिफाइन कर दिया, मोटा मोटा यही है भी है ना?
ठीक है, टेस्ट भी 5 बजे से था, कोई बात नहीं बेटा, टेस्ट तो बाद में दे देना, कोई लोड नहीं है, या फिर अभी तो चलो टेस्ट दे दो, क्लास बाद में कर लेना, तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ, बाकी लोगों ने भी बहुत सारे यहाँ पर आंसर लिखे हैं, भेजे हैं मुझे, जो कि काफी सही लग रहे हैं और वो बिल्कुल सही है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पर आते हैं, हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की हम लोग जरा बात करते हैं एक बार फिर से। नंबर देने को कह रहे थे तो रुक जाओ भाई, अभी तो हूं मैं, जा कहां रहा हूं, जाते जाते बताना मुझे। तो नॉर्मली अब हम बात कर रहे हैं इसमें, यहां पर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात की थी हमने, और हमने पढ़ा था कि कैसे यहां पर जो वायरस है वो अपने आप में लिविंग भी है। लिविंग कब है? जब वो एक लिविंग होस्ट सेल के अंदर में है, इसलिए उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और वो तभी लिविंग है जब वो एक लिविंग होस्ट सेल के अंदर है, नहीं तो वो वैसे ही मुर्दा है, वो मरा हुआ तब तक है। क्यों मरा हुआ तब तक है? क्यों क्यों हम बोल रहे हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म ना होने का मतलब है कि इसके अंदर में किसी प्रकार के ऑर्गेनल्स है ही नहीं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, खाना को पचा सकें, खाने को स्टोर कर सकें, खाना बना सकें, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये हमारे लिए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये किसी भी सेल के अंदर में जाता है तब ये तांडव मचाता है। आज हम देखते हैं कि ये सेल के अंदर जाके उखाड़ता कैसे है। फिर हमने कल इसके स्ट्रक्चर की बात की थी कि भाई देखो, इसको दो हिस्से हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल के नाम पर हमने डीएनए और आरएनए बेस्ड देखा था, और इसको हम लोगों ने डीएनए बेस्ड को, एडिनो वायरस जितने भी होते हैं वो सब डीएनए बेस्ड होते हैं, और आरएनए बेस्ड वायरसेस को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। प्रोटीन बेसिस पर हम लोगों ने बोला था कि दो प्रकार के प्रोटीन यहां पर हम देख सकते हैं। तो कैप्सिड है, कैप्सिड बोले तो आउटर कवर, कवच जिसको हम लोग बोल रहे थे, और दूसरा इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स, जैसे यहां पर दो एंजाइम्स हम देख रहे हैं, ये एंजाइम्स ही हमारे पास में, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम और इंटीग्रेस एंजाइम, यही तो हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वायरस जब किसी भी लिविंग सेल के अंदर में इंटर करता है तो वो उसके मेटाबॉलिज्म को हाईजैक करके अपने जैसे कॉपीज प्रोड्यूस कराने लगता है। जब वो अपने जैसे कॉपीज को प्रोड्यूस कराने लगता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर हम उसको वायरस रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये कैसे होता है जरा हम इसको भी देखेंगे। वायरस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक एडिनो वायरस, वायरस आर डीएनए बेस्ड, और रेट्रोवायरस कुछ होते हैं, एग्जांपल्स वगैरह हमने देख लिए थे। फिर इन्फेक्शन टारगेट के बेसिस पर भी हमने बात कर ली थी। और यहां पर टाइप्स ऑफ वायरस, अच्छा ये फिर से आ गया, यहां पर हम इन चीजों को देख रहे थे कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, इस लाइन को भी तुम लोग लिख लेना वहां पर अपने कॉपी में, कि देखो वैसे तो हमारे जो वायरस होते हैं ना, इस या फिर इस जहान में, इस दुनिया में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल कैसे भी हो सकते हैं। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए बेस्ड भी हो सकता है, डीएनए बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन जो रेट्रोवायरस है, सिर्फ वहीं पर हम लोग को आरएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल मिलता है, बाकी हर जगह पर हम लोग को डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल ही मिलता है। और आरएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो दुनिया के ऐसे माने जाते हैं कि पहले जेनेटिक मटेरियल थे जो कि अर्थ पर आए थे। अब यहां पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके अंदर डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन की बात की थी। इस प्रोसेस को हमने बोला था, डीएनए से अगर एमआरएनए को बना रहा है तो गुप्ता जी की दुकान, आरएनए पॉलीमरेज, और यही आरएनए फिर राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए के पास में मिल मिला के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलती थी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता है। लेकिन हमने बोला था कि एक एक्सेप्शनल केस है जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर यह प्रोसेस को जरा तुम्हें समझने की कोशिश करनी है। इस प्रोसेस को अगर समझोगे, अब यहां पर ध्यान से देखना, नहीं तो यह सब समझ में नहीं आता। यहां पर देख लो, इस स्ट्रक्चर पर देख लो। मान लेते हैं कि यह हमारे पास में कोई एक सेल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल के अंदर ही अंदर हमारे पास में, जैसे यहां पर देखो, इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो पर्पल कलर तुम्हें दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का इसके पास में जेनेटिक मटेरियल था पूरा का पूरा। मतलब शुरुआती ये पिंक नहीं था, ये पिंक बाद में आया है। शुरुआती दौर पर कैसा था बेटा? शुरुआती दौर पर ये ऐसा था, बाद में ऐसा कन्वर्ट होगा। तो शुरुआती दौर पर सिर्फ ये था। ये क्या है? ये है होस्ट सेल का डीएनए। अब हमने देखा कि बाहर से एक वायरस जो है वो अंदर की तरफ आने चाह रहा था। अब हमने कल ही पढ़ा था कि भाई देखो, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन विल एक्ट लाइक अ की। तो जो एंटीजन होते हैं वो चाबी नुमा यहां पर इसका दरवाजा खोलते हैं और इसको अंदर भेज देते हैं। अंदर भेजते ही क्या होता है कि ये अपना जो कैप्सिड है, जो इसका कवच है, वो कवच सब तोड़ ताड़ देता है और सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम सब बाहर आ जाते हैं।
अब ये जो है वो तुम्हारे होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में तांडव मचता है। कैसे? जैसे कि हमने बोला कि यार यहां पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो मान लेते हैं कि आरएनए बेस्ड होगा। तो जैसे ही आरएनए बेस्ड होगा, और हमने दूसरा ये भी बोला था कि जब भी कोई भी वायरस किसी भी लिविंग होस्ट सेल के अंदर घुसता है तो वो उसको हाईजैक करने की कोशिश करता है। हाईजैक करने का मतलब यहां पर बहुत साधारण सा है कि जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ में ऐड करा देगा, क्योंकि भाई यही तो ब्रेन है। अरे न्यूक्लियस को तो हमने ब्रेन ऑफ द सेल बोला था ना। क्यों बोला था? क्योंकि उसके अंदर में डीएनए प्रेजेंट थे। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरा डीएनए इसके ब्रेन में जाके फिट हो जाए तो इसका मतलब है इसके ब्रेन पर मेरा काबू। अब मैं जो बोलूंगा ये सेल वैसा करेगा। यही काम ये करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को इस होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ में जोड़ देते हैं। तो धोखा हो जाता है। धोखा होने का मतलब क्या है कि फिर सबको लगने लगता है कि जो भी कमांड ये आ रहा है वो ब्रेन ऑफ द सेल से आ रहा है, विदाउट नोइंग कि हमारा ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये ब्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले जैसे तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें बड़ा ही फेमस सा वो एक मीम जो नहीं आता कि मैं एक तरफ से आलू डालता हूं तो दूसरी तरफ से चिप्स निकलता है, वैसा ही समझ लो। यहां पर एक तरफ से आरएनए बेस्ड मॉलिक्यूल्स तुम एक मशीन में फिट करोगे, दूसरी तरफ से डीएनए बेस्ड निकलेगा। और ये मशीन है कौन सा? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये कहां पाया जाता है? ये वायरस के अंदर ही पाया जाता है। वायरस अपना जुगाड़, अपना दुकान सब लेके साथ में चलता है। वो बोलता है कि भैया ठीक है, आ जाओ, हमारे बैग में सब जुगाड़ है, हमारे पास में भले ही ऑर्गेनल्स नहीं है, हमारे पास में मेटाबॉलिज्म नहीं है, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा था हमने। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के फॉर्म में देख रहे हैं। मतलब कि अगर हमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम हमारे हेल्प करता है वायरस के अंदर में, वो करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो एक बार अगर डीएनए में यहां पर वायरल डीएनए, अरे वो सोना वाला स्कीम हटा दिया मैंने, वो आलू डाल के चिप्स निकालते हैं हम। तो यहां पर वायरल डीएनए जो है वो तैयार हो गया। अब सोचो कि डीएनए बन चुका है, डीएनए इज नाउ रेडी टू गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू दी होस्ट सेल डीएनए। अब ये होस्ट सेल डीएनए है कहां पर? ये है भैया तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां न्यूक्लियोपोर होता है, तो न्यूक्लियोपोर में से ये जो डीएनए है अलोंग विथ इंटीग्रेस एंजाइम ये अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद क्या करता है ना, जो पुराना ये होस्ट सेल था, इस होस्ट सेल के ऊपर ऊपर ये अपना डीएनए जो है वो छाप देता है, यहां पर अटैच कर देता है। कौन अटैच करता है? कौन इसको इंटीग्रेट कर रहा है? इसके लिए भी वो अपना एंजाइम खुद ही लेके आता है, वो अपना जुगाड़ खुद ही लेके चलता है। वो है इंटीग्रेस एंजाइम। इंटीग्रेस एंजाइम क्या करता है? वो होस्ट सेल डीएनए में अपने वायरल डीएनए को जोड़ने का काम करता है। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, तो जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है। और इसी तरीके से अब जैसे ही हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल इस होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ गया, हमने बोला कि भैया ये सेल हो गया हाईजैक। अब ये अपने अपने गुप्ता चाचा से बोलेंगे, गुप्ता जी की दुकान पर बोलेंगे, अरे गुप्ता जी कहाँ चले गए भैया, तुम हमारा जो है फटाफट से कॉपी बनाओ। तो इस पूरे जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बना देगा ये कॉपी बना के बाहर घूम टहल रहा होगा। कुछ को और बनाएगा, बोलेगा अरे बाहर तुम्हें राइबोसोम्स मिलेंगे, और राइबोसोम्स मिलेंगे उससे फटाफट से अपना एंजाइम्स बनवाओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और बनवाओ, इंटीग्रेस एंजाइम और बनवाओ, मेरा कवच भी बनवाओ, क्योंकि वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनाने का जिम्मा किसका है? राइबोसोम का है। तो राइबोसोम सारे काम करता रहेगा, सब कुछ बनाता रहेगा, और धीरे धीरे बाहर चल के ये सब ऐड वैड हो जाएगा। और अगेन ये एक नया वायरस पैदा हो गया। अब ये सिर्फ एक नया वायरस पैदा नहीं होगा, ऐसे हजारों वायरस पैदा हो जाएंगे इस सेल के अंदर में। और फिर ये इसका साइटोप्लाज्म जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा और ये फट जाएगा, और सारे के सारे वायरस जो है वो शरीर में और तेजी से फैल जाएंगे। अब ये 1000 वायरस 1000 नए सेल्स पर अटैक करेंगे और उनके अंदर जाके फिर से और भी सेल्स बनाएंगे। और यही तरीके से वायरस हमारे शरीर के अंदर में रिप्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वायरस रिप्रोडक्शन। क्या ये बात पची? क्या ये बात पल्ले पड़ी अपने को? आप जो मैराथन क्लास लेंगे वो हम भी ले सकते हैं? नहीं बेटा, अभी तुम्हारी अभी औकात नहीं है उसको लेने की, क्योंकि 2026 वाले बच्चे हैं ना, उसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हें पता ही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द बातें तुम्हें नहीं पता है उसमें से। क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़िया। तो ये एक तो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया भाई, वायरल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और फिर
ये भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोगों ने इम्यून सिस्टम की बात की थी कल। इम्यून सिस्टम में हम लोगों ने बोला था भाई इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे बॉडी की कैसी एक एबिलिटी है जिसके अंदर में कोई भी जर्म्स या पैथोजन से भिड़ने की क्षमता हमें मिलती है। मतलब कि इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज फर्स्ट एंड देन टू फाइट अगेंस्ट इट बिफोर दे कैन कॉज एनी डैमेज इनसाइड अवर बॉडी। तो ये हमारे साथ में था। दूसरा हम लोगों ने बोला था कि क्या क्या टर्म्स रिलेटेड हैं इससे। तो हमने पढ़ा था कि भाई देखो एक पैथोजन होता है, पैथोजन के ऊपर जो है वो एंटीजेंस स्पाइक प्रोटीन के फॉर्म में अटैच होते हैं। ये जो स्पाइक प्रोटीन अटैच होते हैं इनको कवर करने के लिए, इनको ढकने के लिए हमारा एंटीबॉडीज वाई शेप्ड प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोलते हैं। तो पैथोजन कैन बी एनी फॉरेन डिसीज कॉजिंग सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया, वायरस। एंटीजन जो है वो भी कोई फॉरेन पार्टिकुलेट मैटर ही होगा जो कि पैथोजन के सरफेस के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेता है और जो दो तरीके से काम करता है। जो कि हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके अपने आप को ट्रिगर करता है, अपने आप को स्टिमुलेट करता है, वो उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है। और दूसरा हमने ये भी लिखा था कि इट विल ऑल्सो हेल्प, एंटीजन कैन बी, ये कुछ भी हो सकता है, एंटीजेंस एक्ट एज अ की टू इंटर इनटू आवर बॉडी स्पेसिफिक सेल्स। कि ये हमारे लिए जो किसी, अगर हम पैथोजन के पर्सपेक्टिव पर देखें तो दे विल एक्ट लाइक अ की। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो हम लोगों ने देखा था, यही फोटो देखा था कल हमने कि देखो भाई ये जो रेड रेड कलर का है वो हमारा एंटीजन है और वो जो एंटीजन है ये कोरोना वायरस में दे आर लाइक वाई शेप्ड प्रोटीन और ये बेसिकली हमारे पैथोजेंस को अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? एंटीजेंस को ढक के, दे अटैच टू द एंटीजेंस ऑफ पैथोजन हेंस ब्लॉकिंग देयर वे टू इंटर इनटू सेल, मतलब उनके चाबी पर उनका चाबी जाम कर देते हैं ये। फिर हमने ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई देखो ब्लड क्या होता है। ब्लड में हमने पढ़ा कि भाई देखो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका सबसे मेजर पोर्शन प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है वो हमारे लिए कम से कम कितना है भाई, वो प्लाज्मा ही हमारा 55% है। फिर हमारा आरबीसी जो है, आरबीसी भी हमारा 44% के आसपास आता है। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यही सब ट्रांसपोर्ट करता है। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसके पास में अपना खुद का एंटीजन होता है। अब तो समझ रहे हो ना कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन इज समथिंग विच अटैच देमसेल्व्स टू द सरफेस ऑफ अ सेल। अब वहां पर कोई पैथोजन था, यहां पर अपना रेड ब्लड सेल्स है तो रेड ब्लड सेल के ऊपर ही ऐसे एंटीजेंस अपने आप को अटैच कर लेते हैं। किसके बने होते हैं एंटीजेंस? मोस्टली प्रोटीन के होते हैं, लेकिन ये साथ में कुछ जेनेटिक मटेरियल और लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के भी बने हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आरबीसी के पास में। हमने बोला कि स्पेशल एंटीजेंस होते हैं, एच एंटीजन। वो एच एंटीजन कभी ए में कन्वर्ट हो जाए, कभी बी में, कभी दोनों में, कभी किसी में नहीं। उसके बेसिस पर ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप मिलते हैं। और सिमिलरली एक आर एच फैक्टर होता है हमारे पास में जो कि पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। फिर हमने यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की थी। सिमिलरली यूनिवर्सल डोनर है। अब तुम सोचो कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है अगर, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसके पास में क्या क्या एंटीजन है? ओ नेगेटिव के पास में ए है नहीं, बी है नहीं, आर एच है नहीं, तो ओ नेगेटिव के पास में है क्या? सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन है। तो एच एंटीजन तो किसी भी प्रकार के ब्लड में पाया जाता है। तो हम बोल रहे हैं एच तो सबसे बेसिक है, ये तो सब ब्लड में मिलेगा। तो इसीलिए ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं जाना चाहिए, यही कल हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह की भी बात कर ली थी कि कुछ कुछ टाइप्स हैं, ये सब है अपना, इस तरीके से ये काम आते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आज हमारा एक नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है हमारा आखिरी टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वैक्सीनेशन। ठीक है। अब अगर हम लोग वैक्सीनेशन की बात करें, बस यही हमारे लिए क्या होगा, सबसे आखिरी टॉपिक है आज का। इसको जरा ध्यान से सुनना, समझना, थोड़ा टफ है ये भी पढ़ने में क्योंकि इतनी जल्दी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है ये। तो इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तभी तुम इस स्टेज को समझ पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे आज के आज भी। सर इज इट पॉसिबल दैट चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन में ही आता है। मतलब एंटीजेंस कोई नया पैदा तो होगा नहीं, एंटीजेंस तो उन्हीं के आएगा। डाउट सेक्शन देख लें, बट देख लेता हूं यहां पर देखो।
ये देखो, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। अगर पेरेंट वन दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या तो उसका ओ हो सकता है। सिंपल सी बात है ना कि एच एंटीजन अगर ए में कन्वर्ट हो गया तो ए, अदरवाइज एच एंटीजन साक्षात तरीके से चला जाएगा। ए और बी है तो इनमें से फिर अब कुछ भी हो सकता है, किसी का एक ए है किसी का दूसरा बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो इस सिचुएशन में अब ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनता है। यहां पर सिमिलरली ए और ए जो है ये तो पक्का से होना ही चाहिए। जब ए ब्लड ग्रुप पक्का से होगा ही होगा तो इसके वजह से या तो ए बन जाएगा या तो बी या तो ए बी। इस पूरे चार्ट को ऐसे ही देख लेना तुम, ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कैसे यहां पर ब्लड ग्रुप यहां पर डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं अपने पास में। अब हम वापस से आते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। रुको, एक बार तुमने बोला कि डाउट सेक्शन चेक कर लो, एक बार डाउट सेक्शन देख लेता हूं मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है तो वायरस एंटर कैसे कर सकता है? तो यही तो मैंने बताया कि वो किसी भी सेल में एंटर नहीं कर सकता। वायरस को एंटर करने के लिए चाहिए होती है चाबी। वो मुंह उठा के कहीं पर भी नहीं घुस जाएगा, उसके पास चाबी होगी तो वो चाबी खोलेगा, दरवाजा खोलेगा और वो अंदर घुस जाएगा। मतलब कि इट इज लाइक अ पास, उसको ना पास मिल जाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है तो अगर किसी के पास चाबी होगी ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो अपना वाला ही है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे घर के 5 मेंबर हैं, पांचों लोग किसी न किसी तरीके से बाहर चले गए और पांचों लोग के पास घर की चाबी थी और तुम्हारे यहां पर एक स्मार्ट लॉक सिस्टम था या फिर कोई भी ताला था। मान लो घर के अंदर किसी घुसना है तो उसको चाबी चाहिए ही होगा, दरवाजा टूट नहीं सकता है चाहे दया क्यों ना आ जाए। तो दया भी दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा तो तुम्हारे लिए किसी को भी घर के अंदर घुसने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे पर लगा हुआ ताला ना टूटने वाला है, ना पिघलने वाला है, ना ब्लास्ट होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता है, वो सिर्फ चाबी से खुलेगा। उस सिचुएशन में मान लो कि जो घर का सबसे छोटा बच्चा हो उससे किसी ने 2 थपड़ा मार के उससे चाबी छीन लिया तो क्या अब वो इंसान उस घर के अंदर नहीं घुस सकता? घुस सकता है। तो वही चीज अपने यहां पर सेल के साथ भी होता है कि सेल जब देखता है ना कि सिलेक्टिवली परमिएबल है भले वो, लेकिन वो जब देखता है कि अरे इसके पास भी चाबी है क्या, तो अपना वाला ही तो होगा, अपने फैमिली मेंबर का होगा बंदा, वो उसको अलाउ कर देता है जाने के लिए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहां पर दूसरा है, सर प्लीज ये बताओ कि अभी हमें रोज कितने मेंस के आंसर लिखने चाहिए? मेरे हिसाब से बेटा एक भी नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है नील बटे सन्नाटा, 0 लड्डू अंडा। तो इसीलिए तुम अभी एक को मत लिखो। जब तुम एडवांस क्लास में शुरू करना ना, अभी तुम्हें सिर्फ बेसिक आंसर्स अगर लिखने हैं तो यूं ही नोट्स वोट्स बना लिया करो। बेसिक जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर डीएमपीज में, अगर उनको सॉल्व कर सकते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज उनको भी छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। सर क्या चाइल्ड का डीएनए डिफरेंट हो सकता है? ले पगले, चाइल्ड का डीएनए डिफरेंट ही होगा पेरेंट से। क्यों डिफरेंट? अरे 2 लोग मिलके पैदा कर रहे हैं भाई, आधा डीएनए मां का होगा आधा डीएनए बाप का होगा। तो माँ बाप के दोनों के डीएनए मिलेंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा। तो उसका डीएनए ना मां से मिलेगा पूरा ना बाप से मिलेगा पूरा, 50-50% दोनों कॉम्बिनेशन में लेकर आएगा। यहां पर अब इस बात को समझना जरा। हरिओम का पूछना है कि सर अगर पूरा बॉडी से ब्लड निकाल कर दूसरा एंटीजन दे सकते हैं? अब पूरा बॉडी से ब्लड निकालोगे कभी से पहले ये बताओ हमें, तुम ये बात इंश्योर कैसे करोगे? फिर मैं बताऊंगा तुम्हें इसके आगे। मतलब कि तुम्हारा ब्लड क्या है? ब्लड सिर्फ नसों में दौड़ने वाली चीज है क्या? नहीं भैया। और नस क्या है? बस तुम्हारा क्या 2-4 नसें तुम्हें दिख रही हैं क्या? इसको कहां से निकालोगे? कोई ऐसा सक्शन पंप थोड़ी ना लगाए कि तुम एक तरफ से कनेक्शन ढील दिए, वहां से पाइप का कनेक्शन निकाले और तुम पूरा एक तरफ से एक तरफ तक पूरा ब्लड खींच लिए बाहर। ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर व्हेन अ सेल गॉट इन्फेक्टेड बाय एनी वायरस देन सेल्स लाइसोसोम विल नॉट डू एनीथिंग। जब भी किसी भी सेल, जब देखो लाइसोसोम क्यों एक्ट करेगा, तुम इस बात को समझो। लाइसोसोम को एक्ट करने के लिए ये प्रावधान बताएगा कौन? ये बताएगा ब्रेन। लेकिन जब वायरस पहुंचता है तो वायरस सबसे पहले बहुत तेजी से ब्रेन एक्ट करे उससे पहले ही वो अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करके उससे अटैच हो जाता है, फिर वही मालिक हो जाता है। तो ये मौका ही नहीं मिलता कि वो लाइसोसोम वहां पर एक्ट करे। बट फिर भी कुछ हिस्सों में जब भी हम अफेक्टेड सेल्स को देखते हैं, जब ये बहुत तेजी से प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगती है तो कई बार लाइसोसोम्स काम करते हैं। बट वायरस की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी होती है तब तक कि वो लाइसोसोम कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो कई सारे केसेस में लाइसोसोम एक्ट करेगा भी। हो सकता है कि उसको इंटीग्रेट करने में टाइम लगे तो लाइसोसोम एक्ट करके उस वायरस को मार डालेगा।
बट सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर व्हेन अ सेल गॉट इन्फेक्टेड बाय एनी वायरस देन सेल्स लाइज, अच्छा ये तो हो गया। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ गुड बैक्टीरिया विद द इम्यून सिस्टम अटैक, इवन द गुड बैक्टीरिया कंसिडरिंग दे आर पैथोजन। हाँ, अब यहां पर देखो ये होता है, ये बिल्कुल होता है। तरुण प्रसाद ने जो सवाल पूछा है बढ़िया सवाल है, इसको सुनना समझना। इसीलिए तो हम लोग बेटा क्या करते हैं ना, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो है ना वो हमें एंटीबायोटिक्स देता है। ये तो देता है। तुम किसी भी डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाओगे, इवन पढ़े लिखे डॉक्टर भी ऐसा करते हैं कि वो तुमको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं विदाउट नोइंग कि तुमको प्रॉब्लम क्या है। उनको लगता है कि एंटीबायोटिक्स देने से काम हो जाएगा। देखो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर नहीं। अब मान लो तुमको कॉमन कोल्ड हो गया, मतलब कि कॉमन कोल्ड मतलब क्या, जो ठंड वंड के आने के टाइम पर मौसम के बदलाव से हो नहीं जाता, वो क्या है, वायरल इंफेक्शन है। अब वायरस एंटीबायोटिक से कभी नहीं मरेगा, हमेशा याद रखना। वायरस को चाहिए वैक्सीन, वैक्सीन का जुगाड़ चाहिए, या तो उसको चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो हम बना नहीं सकते भाई, इतना इतना एडवांस साइंस तो भी हमारा हुआ नहीं है। तो हम डॉक्टर क्या करते हैं ना, डॉक्टर तुमको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या वायरस को मार पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करता है, तुमने पढ़ा होगा जब हम लोग यहां पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जो होते हैं उनका कवच जो होता है, वो कवच किसका बनता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है। तुमने पढ़ा होगा इस चीज को। पेप्टिडोग्लाइकन एक हार्ड कवच होता है उनके लिए। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना वो उस हार्ड कवच को गला देते हैं, उस हार्ड कवच को गला देते हैं। इसके वजह से बैक्टीरिया उस एसिडिक मीडियम में जो सरवाइव कर पा रहा था वो सरवाइव कर ही नहीं पाता, मर जाता है। काम खत्म, हमारा काम हो गया। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वो ये बात कभी नहीं देखते हैं कि जो भी तुम्हारे शरीर के अंदर में बैक्टीरियाज हैं जिनको वो मार रहा है, वो गुड बैक्टीरिया है कि बैड बैक्टीरिया है। देखो बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज नॉन पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। नॉन पैथोजेनिक नेचर का मतलब यह है कि कुछ बैक्टीरिया का काम सिर्फ फायदा पहुंचाना है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हम लोग को दूध, दही, इन सब में देखने को मिलता है। जो ये लैक्टोबैसिलस होता है ये हमारे गट में प्रेजेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में तुम्हें मिल जाएगा, और ये हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। अब जब हमने एंटीबायोटिक्स खाया ना तो बेचारा वो भी निपट जाएगा, सारे के सारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी निपट जाएंगे। तो इसीलिए प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन हमेशा याद रखना, जो तुमने पूछा है कि ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ गुड बैक्टीरिया, विल द इम्यून सिस्टम अटैक? नहीं, इम्यून सिस्टम उनको अटैक नहीं करते बिकॉज दे आर नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। हमारा शरीर बचपन से इस बारे में ट्रेन है, हमारा इम्यून सिस्टम उनके साथ ही पला बढ़ा है, तो उसको पता है कि ये अपने शरीर के ही सेल हैं, इनको नहीं मारना होता है। अब ऐसे तो तुम सोच लो कि यार ब्लड आरबीसी के ऊपर भी एंटीजन होते हैं, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के खिलाफ भी एक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो उनके साथ बढ़ा है। तो इम्यून सिस्टम, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बात पता होती है कि यार इस एंटीजन को नहीं छेड़ना है, इस बैक्टीरिया को नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, सर क्या एंटीजेंस सिर्फ पैथोजेंस में ही होते हैं? नहीं, कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। आरबीसी पर बताया ना, एंटीजेंस बहुत सारी चीजों पर हो सकते हैं, बट हर पैथोजेन का एंटीजन अलग अलग होगा, ये बात समझना है। क्या एंटीजन? ये हो गया। लाइजोसोम हैज डन नथिंग, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। बता दीजिए व्हाट इज रेप्लिकेशन? नहीं, ऐसे कैसे बता दूं, बिना रोस्ट के नहीं बता सकता। इतना घटिया सवाल है, मैं बताऊंगा नहीं। ये घटिया सवाल इस यहां पर नहीं आना चाहिए। What is integrase enzyme? Integrase enzyme is that enzyme present inside the virus which helps to integrate. It helps to bind the viral DNA into the host cell DNA. What is insulin sensitivity? ये मैं तुम्हें हायर क्लासेस जब एडवांस पढ़ाऊंगा वहां बता दूंगा इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है। ये पढ़ा भी चुका हूं क्या कुछ लोग को यहाँ पे मैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है बेसिकली क्या है कि जब तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन बनता है ना, तुम मीठा खा रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग इंसुलिन बनता रहे तो तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है। लेकिन तुम मीठा खाए जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा अब बीटा सेल परेशान हो चुका है, बोल रहा है भैया ये इंसान मानता ही नहीं है, ये मीठे पे मीठा खाया जा रहा है, इसको नहीं चाहिए एनर्जी, लेकिन ये फिर भी खाया जा रहा है। उस सिचुएशन में उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। वो बोलता है भैया भाड़ में जाओ, तेल लेने जाओ, तुम्हारा पेट, तुम्हारा हेल्थ, हम इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं। हम पिछले 20 साल 25 साल से बना बना के थक चुके हैं, अब तुम मान नहीं रहे हो, हम नहीं बना रहे, मतलब तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस, है ना। फिर ये हाउ एंटीवायरस वर्क इन आवर बॉडी, बता तो दिया कैसे काम करता है। एंटीवायरस कैसे, एंटीवायरस क्या होता है ये तो मैंने नहीं सुना है।
तो एंटीवायरस जैसे कि, अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रहे होगे ना, जैसे कि वो एंटी वेनम्स होते हैं जो, तो एंटी वेनम वगैरह सिंपल जैसे तुम्हारा एंटीबॉडीज होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं, सिमिलर टू एंटीबॉडीज। हाउ कैन बी ओ नेगेटिव ब्लड इज यूनिवर्सल डोनर डिस्पाइट इट हैज एच एंटीजन। हाँ, तो एच एंटीजन चूंकि सब जगह होता है इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, हमने तो अभी भी पढ़ा है एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसमें तो एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ होता है, तो दुनिया भर में सिर्फ ए बी ओ और इन सबके पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही नहीं होते, इनके अलावा देर आर सो मेनी ब्लड ग्रुप्स, उनकी बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ बात किसकी हो रही है, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव और ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, इसी को यूनिवर्सल नेचर माना जाता है। तो ओ नेगेटिव इन 8 को दे सकते हैं इसलिए यूनिवर्सल है। सर वायरस बॉर्न कैसे होता है, बहुत बढ़िया, ये तो मेरे को भी नहीं पता वायरस बॉर्न कैसे होता है, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। मेरे को सच में नहीं पता कि वो पैदा कैसे, जितने वायरस थे वो ही अपने आप में डिवाइड होते रहते हैं होते रहते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, मैं पढ़ूंगा श्योर है इसके बारे में, पढ़ के कभी तुम्हें टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करना, इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, मेरे दिमाग में आज तक आया नहीं है कि ये एग्जैक्टली आए कैसे। अब देखो धरती पर कैसे आए होंगे, ये तो इवोल्यूशन का प्रोसेस होगा, लेकिन उस इवोल्यूशन में एग्जैक्टली ये वायरस बन गए होंगे, गलती से बन गए होंगे। तो ये गलती से बनने वाले वायरस का ओरिजिन क्या है, इसके लिए मेरे को पूरा फिर हिस्ट्री खंगालना पड़ेगा, उसको जरा मैं देखूंगा, बता दूंगा फिर क्या होता है। सर क्या एंटीजन सिर्फ पैथोजन के पास ही होते हैं, अगर हाँ तो अरे ये तो बता दिया ना। प्लांट वायरस कैन अफेक्ट एनिमल्स, हाँ देखो कहीं कहीं पर हो भी सकता है, अभी ऐसा कोई केसेस तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन ऐसा देर आर सर्टेन कॉमन वायरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली यस इसका आंसर होगा। सर वायरल आरएनए तो वायरल डीएनए प्रोसेस इज थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाँ यही तो बोल रहा हूं मैं, यही तो समझाया। ठीक है भाई, हो गया सब, चलो आ जाओ, अभी इस पे टाइम ज़्यादा चला जाता है बट क्वेश्चंस अच्छे होते हैं इसलिए मेरे को एड्रेस करने में अच्छा भी लगता है। यहाँ तो भाई साहब कबाड़ भरा होता है। देखिए कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हाँ चाइना ही बनाया होगा सर, हाँ हमें समझ में आ रहा है। वायरस कैन बी लैब मेड, देखो इस बात को समझना, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। यहां पर अगर तुम देखोगे, टू डेवलप वायरस इन अ लैब वी विल रिक्वायर सम लिविंग होस्ट सेल। क्यों, देखो लैब के अंदर में हम लोग वायरस क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए, वायरस रिप्रोड्यूस हो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमें चाहिए लिविंग होस्ट सेल। तो क्या लैब में बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। किसकी मदद से बना सकते हैं, लिविंग होस्ट सेल की मदद से बना सकते हैं। लेकिन कई बार यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा है कि क्या वायरस को हम लोग सिंथेटिकली बना सकते हैं, आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सिंथेटिकली नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए हमें लिविंग होस्ट सेल चाहिए ही होगा। तो लैब में सिंथेटिकली नहीं बना सकते। अगर लैब के अंदर तुमको अगर लिविंग होस्ट सेल मिल जाए तो फिर तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, तब तुम बना सकते हो। और इनफैक्ट अभी वैक्सीनेशन पढ़ा रहा हूं, उसमें तुम देखोगे कि हमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वायरस की जरूरत पड़ती है। इतने सारा वायरस कहां से पकड़ के लाएंगे हम, तो हमें बनाना ही पड़ता है लैब में उनको। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, कुछ नया पढ़ते हैं। बिल गेट्स ने करवाया है, छवि निगम, बहुत अच्छा बेटा। मतलब इनके प्रश्न को देख के इन्होंने बोला है कि सर क्या वायरस में आत्मा होता है, मतलब ऐसा प्रश्न, सही बता रहा हूं, अगर कोई सुन लेना यूपीएससी का बंदा भाई साहब, तुरंत के तुरंत अभी छवि के घर में एक सिलेक्शन का रिजल्ट बना के भेज दे। बोले कि छवि बोले कि अरे सर अभी तो हम 19 साल, अरे बोले 19 साल, भैया तुम भगवान समान हो हमारे लिए, तुम देवी समान हो हमारे लिए, तुम थी कहां अभी तक, तुम्हारा जन्म यही प्रश्न पूछने के लिए ही हुआ था, और इसी प्रश्न के दम पर
तुम्हारा जो दिमाग चला है हम तुमको सीधे उठा के बैठा देंगे भाई साहब, सीधे तुम बनो। ये सब छोड़ो, तुम एसडीएम डीएम ये सब चिरकुट काम है। तुमको हम सीधे बनाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते हैं। बोले 2 साल कैबिनेट सेक्रेटरी बनो, बस तुम इसलिए बनो ताकि सब कुछ समझ पाओ, फिर सीधा तुमको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। टेंशन ही खत्म है। इतना भयानक सवाल जो है वो आखिरकार मतलब कोई पूछ ही कैसे सकता है इस पर। बिल्कुल मतलब ये भगवान तुल्य है, ईश्वर तुल्य है ये सवाल, है ना। प्रभाकर बोल रहे टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्यों एक्सप्लेन करूं? हम यहां पर क्या ये ठेले पर सब्जी भाजी लगाने आए हैं, या फिर हम ब्लड बैंक चलाने आए हैं, या फिर हम अपने कॉलेज का एग्जाम पास करने आए हैं, या फिर हम अपने बेसिक स्कूल लाइफ में एंजॉय करने आए हैं? हमारा काम क्या है? टारगेट क्लियर होना चाहिए। अपना टारगेट है यूपीएससी। उसके बियॉन्ड जितनी भी बकवास बातें होंगी एक भी मैं नहीं बताऊंगा, एक भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना। उस लिमिटेड टाइम में सिंपल इतना ही पढ़ोगे। जितनी फालतू की बातें होंगी एक भी नहीं बताऊंगा मैं। एंटीबॉडीज होते हुए भी कोरोना की वजह से डेथ हो रहा है। हाँ होता है, हो रहा है भाई। देखो क्या होता है नॉर्मली इसमें, मतलब देखो कई बार तुम वैक्सीन जब लगवाते हो, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी ये वैक्सीन पढ़ा दूं फिर एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को, तब तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये। हाँ अब पढ़ो भाई, चलो आ जाओ। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब इसको जरा ध्यान से सुनना समझना। वैक्सीनेशन, सबसे पहले समझो कि वैक्सीन क्या चीज है। वैक्सीन के अंदर में हम लोग और कुछ नहीं, बल्कि मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें कि भाई तुमको ना ये वायरस कहीं अफेक्ट ना कर दे, तो हमने क्या किया तुम्हारे अंदर में इसीलिए वायरस भर दिया। हाँ, मतलब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन और कुछ नहीं बल्कि वायरस ही है। हम वैक्सीनेशन के अंदर इंजेक्शन जो लगाया जाता है उस इंजेक्शन में होता क्या है? उस इंजेक्शन में वायरस ही होता है। तो हम बोल रहे हैं कि भैया हम इसी से तो बचने आ रहे थे। हम बच बचा के कैसे तरी मास्क वास्क पहन के कोविड के टाइम पर गए पहुंचे कि साहब पहला वैक्सीन लगवा दो। वैक्सीन में तुमने वायरस लगा दिया। जिस कोरोना के वायरस से बच रहे थे तुम, वही कोरोना का वायरस जानबूझ के सिरिंज के अंदर भर के हमारे शरीर के अंदर घुसा ही दिए तुम सीधे। क्या मतलब मिला इसका? तो डॉक्टर ने समझाया कि भैया देखो ये जो तुम्हारे पास में जो हमने वायरस तुमको दिया है ये ना स्पेशली इंजीनियर्ड वायरस है। इसका मतलब क्या है? स्पेशली इंजीनियर्ड वायरस का मतलब क्या, जरा समझना, ध्यान से समझना कि भाई देखो ये जो वायरस है ना ये असली वायरस जैसा काम नहीं करेगा। असली वायरस क्या करता है? होस्ट सेल को खोजेगा, अटैक करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और शरीर को बहुत तगड़े तरीके से, गलत तरीके से अफेक्ट करेगा। ये हमारा वाला वायरस ऐसा नहीं है। हमारा वाला वायरस जो है हमने उसको लैब के अंदर बड़ी मेहनत से बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने इसको मार डाला है। मारने का मतलब अब यहां पर ये तुम बोलो कि सर वायरस तो वैसे ही मरा हुआ ही तो है, उसको मरे हुए को क्या मारना? अब दी भाई देखो मरा हुआ तो है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर उसको लिविंग होस्ट सेल मिल जाए तो फिर जिंदा हो जाएगा। हमने इसके अंदर ऐसा चेंज कर दिया है कि अब अगर इसको लिविंग होस्ट सेल मिलेगा भी तो भी ये जिंदा नहीं होगा, ये जिंदा ही नहीं होगा। इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है? और बहुत फायदा मिल रहा है भाई। मान लो कि तुम्हारा शरीर अभी तक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता था। हाँ तुमने बोला यस बनाता है, लेकिन मान लो कि वो एंटीबॉडी तभी तो बनाएगा जब उसको ये बात का पता रहेगा कि हाँ ये वायरस हमें अफेक्ट करता है और ये फलाना वायरस के लिए हम लोग ये वाला एंटीबॉडी बनाएंगे। तो बोले हाँ ये भी सही बात है। और बोले कि मान लो कोई नया वायरस आ जाए तो, जिसमें तुम्हारे इम्यून सिस्टम को आज तक ना उसकी कभी शक्ल देखी है, ना उसके बारे में उसने कभी सुना है, ना सोचा है, ना समझा है। अगर ऐसा वायरस एकदम से शरीर के अंदर घुस जाए तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम माथा पकड़ बैठ जाए, बोले अरे भैया कहां से आया भैया, ये तो कभी देखा ही नहीं था, इसके लिए एंटीबॉडीज बनाऊं तो बनाऊं कैसे, कौन सा वाला एंटीबॉडी बनाऊं, हो ही नहीं सकता है, पता ही नहीं चल पाएगा हमें। इस सिचुएशन में हम लोग, तुम्हारा इम्यून सिस्टम करेगा क्या? तुम्हारा इम्यून सिस्टम बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, ये लग तो रहा है कुछ तगड़ा सा है,
और तुरंत के तुरंत अपनी सेना बुलाएगा, बोलेगा कि भैया देखो इसके लिए एक बढ़िया रेसिपी तैयार करो कि इस वायरस को मारने के लिए, मतलब कि जो एंटीजन मैंने अभी अभी पहचाना है इस पैथोजन का, उस एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडीज से ढकने के लिए हमारे पास कैसा एंटीबॉडी बने। उसके लिए वायरस से भिड़ने के लिए तुम्हारे इम्यून सिस्टम को चाहिए कम से कम 8 से 10 दिन का समय। लेकिन अब देखो कोविड के टाइम पर हुआ क्या, जितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी वो बेचारे बहुत सारे लोग निपट गए भाई। क्यों निपट गए? क्योंकि उनके शरीर में इम्यून सिस्टम जो है उनका कमजोर था। वो इम्यून सिस्टम कमजोर था तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो जब तक 8-10 दिन में उस वायरस से भिड़ने के लिए वो कुछ भी एंटीबॉडीज बनाता, उतने देर में तो ये वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर करके पूरे शरीर पर हावी हो चुका था और उसने पूरा शरीर तबाह कर दिया था। इसलिए उस इंसान की डेथ हो गई। बट कुछ लोग बच जा रहे थे। वो जो बच रहे थे उनके अंदर भी एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता आ गई। मतलब कि उस वायरस से भिड़ने के लिए वो जुगाड़ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि एक टाइम पीरियड के बाद 6 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे वायरस पर कब्जा कर लिया। अब तुम मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, किसी को कोविड हुआ, कोरोना वायरस धरा, वो बच गया, मतलब कि उसके शरीर ने उस वायरस के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बनाना है वो उसको पता चल गया। तब फिर वैक्सीन क्यों लगवाना? वैक्सीन लगवा के क्या करेंगे? वैक्सीन में भी तो वही चीज है कि वायरस लगवाओ और इम्यून सिस्टम को बताओ कि भैया ये वाला वैक्सीन के ये वाले वायरस के अगेंस्ट में फटाफट से एंटीबॉडी बना लो। उसके पीछे रीजन है। अब जरा समझो इस बात को कि वैक्सीन जैसा लिखा हुआ है कि या तो ये कमजोर या तो ये डेड फॉर्म वायरस का हमारे साथ में लेके आता है। अब ये बोलता है कि इसके आने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने से खलबली मच जाती है पूरे शरीर में कि भैया ये तो कुछ नया आया है, तुरंत के तुरंत इसका एंटीबॉडीज बनाओ। तो वहां से सिग्नल आएगा कि भैया ये नया चीज है, इसका एंटीबॉडी बनाना हमें आता ही नहीं है। तो बोलेगा भैया ये तो और बवाल है, इसको तुरंत के तुरंत सीखना पड़ेगा, इसके लिए एंटीबॉडी बनाते कैसे हैं। पूरा सिस्टम काम करने में लग जाएगा कि एक नया एंटीबॉडी बनाने के वो कुछ तरकीब निकाल ले। लेकिन वैक्सीन के साथ में खासियत यह है कि जब तक एंटीबॉडी बन नहीं जाता है तब तक ये वाला वायरस कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही डेड है, वो तो वैसे ही बेचारा कमजोर सा है। तो उसके लिए तुम्हारे शरीर में उसका कोई गलत असर नहीं पड़ता है, वो तुम्हारे शरीर में रहेगा लेकिन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, लिविंग होस्ट सेल में जा ही नहीं पाएगा बेचारा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उतने देर में तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एकदम तगड़े तरीके से एंटीबॉडी बनाता है और सारे के सारे वायरस को मार देता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर असली वाला वायरस आए तो वो पहले से ही तैयार रहे, एकदम पहले से तैयार रहे कि जैसे ही कोई अंदर घुसा नहीं उससे पहले उसको धर के गला दबोच के मार दिया पहले ही। मतलब सारे के सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसका सारे एंटीजन ढक दिए, वो वहीं का वहीं काम तमाम कर दिया, उसको बेचारा लिविंग होस्ट सेल ढूंढता रह गया, मिल ही नहीं पाया उसको, खत्म हो गया। हम वायरस से बच जाएंगे आगे चल के। अब इन दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है? दोनों प्रोसेस में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि जब हम लोग एक्चुअल में वायरस से भिड़ते हैं और हमारा शरीर तब एंटीबॉडी बनाना सीखता है, और पॉइंट नंबर 2 में जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करा लेते हैं और इस इंजेक्शन के बाद हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाना सीखता है, तो दोनों प्रोसेस में अंतर है। दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है? जब पहला वाला केस लेते हैं कि जब तुम एक्चुअल में असली वाला वायरस तुमको अफेक्ट करता है तो तुरंत वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता होगा। तुम्हारा शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है उस टाइम पर, बेचारा कमजोरी में बड़े मुश्किल से एंटीबॉडीज बनाना सीखा होगा और बड़े मुश्किल से उसने तुम्हें बचाया है। उसमें साथ ही साथ तुम दवा मेडिसिन सब खा पी रहे थे तो उसका भी असर है। उसके चलते अब अगली बार अगर तुमको कोविड होगा ना तो तुमको कोरोना वायरस फिर से अफेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार में जो इम्यून सिस्टम काम करने के लिए एंटीबॉडी बनाना सीखा था वो उतना एक्टिवली एंटीबॉडी बनाना नहीं सीखा था। उसने सीखा था बट वो अपने आप में बहुत कमजोर था, इसीलिए वो एंटीबॉडीज को रिलीज करने में बहुत समय लगाएगा। तो दोबारा अगर तुमको कोरोना हुआ तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अब अगर हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन में सिर्फ हमारा वीक फॉर्म ऑफ या डेड फॉर्म ऑफ वायरस ही नहीं होता, उसके अलावा कुछ और केमिकल एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं।
मतलब कि वो उस वायरस के खिलाफ भिड़ने के लिए क्विक रेस्पॉन्स चाहते हैं। वो क्विक रेस्पॉन्स जो है ना, वो सीखने को मिल जाता है जब हम वैक्सीन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कुछ स्पेशल केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली ट्रिगर करना सिखा देते हैं। तो अब क्या होगा कि अगली बार में जब असली वाला वायरस हमारे पास में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत के तुरंत ट्रिगर होगा, फटाक से एंटीबॉडी बना के सारा काम तमाम कर देगा। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब तुमने वैक्सीन लगवाया होगा। अगर तुमको असली वाला वायरस अफेक्ट किया था और तुम्हारे शरीर ने बड़े कमजोरी में, बुखार में, 104 डिग्री फीवर में, इन सब तरीके से अगर उसने एंटीबॉडी बनाना सीखा है, तो अगली बार भी जब असली वाला वायरस आएगा वो फिर बेचारा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पिछली बार भी नहीं सीखा था। अब की बार भी वो आराम आराम से बिल्कुल बेचारा बन के ही वो उसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी हो जाता है। आई थिंक ये बात तुमको समझ में आ गई है कि दोनों में लग तो वायरस ही रहा है, लेकिन जब असली वाला वायरस आता है तो वो हमारे शरीर को तोड़ देता है। उस कमजोर शरीर में एंटीबॉडीज बनाना सीखना अलग बात है, और वैक्सीन जहां पर वायरस ही टूटा हुआ है बेचारा, वो ही कमजोर सा है, अगर वो हमारे शरीर के अंदर में घुस गया और उसके बेसिस पर जो केमिकल एजेंट्स हैं उसने हमारे इम्यून सिस्टम को तुरंत एक्ट करने के लिए तैयार कर दिया। इट इज लाइक वैक्सीनेशन इज लाइक योर नेट प्रैक्टिस। जैसे वो लोग, जब तुम क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट खेलने से पहले देखा होगा तुमने कि लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ भाई जरा बॉल फेंकना, जरा इधर से बॉल आएगा तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर सकता हूं, मैं उसको कवर ड्राइव पर ले सकता हूं, मैं उसको सीधे उड़ा के एक स्विफ्ट लिफ्ट दे सकता हूं, मैं उसको हेलीकॉप्टर शॉट में बदल दूंगा। ये सब प्रैक्टिस करने का जमाना है। और जब तुम रियल मैच में खेलने जाते हो फिर तुम असली में चौके छक्के लगाते हो। यही है वैक्सीनेशन तुम्हारे लाइफ में। जैसे तुम मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देना तुम्हारा वैक्सीन बराबर है, ताकि तुम एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर सको। वैसे ही वैक्सीन लगाना हमारे इम्यून सिस्टम का मॉक टेस्ट है, जिससे कि इसको एंटीबॉडी बनाते कैसे वो सीख ले। एक बार बनाना सीख गया तो जब असली वाला वायरस आएगा तो भी बना लेगा खटाखट से। यही बात है। क्या वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या थोड़ा सांस लेने का मौका दे देता हूं तुम लोग को। अब बेटा सांस लेके देखो कैसा लग रहा है, बताना जरा। ये बात क्लियर हो पाई? क्लियर हो पाई क्या? दिमाग में घुसी क्या ये बात? दोनों में अंतर समझ में आया ना? वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। और जिन जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया होगा उसको अगली बार भी कोविड हो सकता है, और कोविड हो सकता है और वहां पर दिक्कत हो जाएगी फिर। डन है? क्लियर? 101% क्लियर है भाई साहब लोगों को। ठीक है ठीक है बेटा। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, ये जो वैक्सीन की बात हो रही है वो, अब यहां पर देखते हैं कि अब एक बार हमारा जब एंटीबॉडी बनाना सीख गया, मैन्युफैक्चरिंग एंटीबॉडी सीख गया, उसके बाद क्या होगा? देन इफ द बॉडी इनकाउंटर्स इवन एक्टिव पैथोजन, जब असली वाला पैथोजन भी आएगा एट सम लेटर टाइम बाद में, तो इट ऑलरेडी हैज मेमोरी ऑफ रेस्पेक्टिव एंटीबॉडीज। उसके पास एंटीबॉडी बनाने का पहले से ही पता रहेगा, और उसके दम पर आवर इम्यून सिस्टम विल नो हाउ टू डिफेंड और प्रोटेक्ट आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम को क्विकली एक्ट करना आ जाएगा और वो तुरंत तुरंत एक्ट करेगा। फिर अब देखो यहां पर, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको अगर तुम ध्यान से सुनोगे समझोगे तुमको अब समझ में आएगा ये चीज कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना हुआ है बेटा। यूपीएससी सीधा सीधा सवाल बनाता है इस पे। अब तुम जरा इसको समझो। हमने बोला यहां पर कि भाई देखो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन हो सकता है, वैक्सीन के कुछ प्रकार हो सकते हैं। एक है तुम्हारे लिए वोल वायरस वैक्सीन, और दूसरा क्या है तुम्हारे लिए? दूसरा है सब यूनिट वैक्सीन। दोनों में अंतर क्या है? वोल वायरस वैक्सीन नाम से बता रहा है कि भैया हम पूरे हैं, पूरा समूचा वायरस है, हमारा कोई छोटा अंग हिस्सा काट के तुमको नहीं दिया गया है, हम पूरा का पूरा जैसे थे वैसे का वैसे ही तुमको लगा दिया गया। बस हम क्या हैं? या तो लाइव अटेन्युएटेड हैं या फिर इनएक्टिव हैं। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन के अंतर्गत हम लोग वीक फॉर्म में हैं, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंतर्गत हम लोग मरे हुए हैं, डेड फॉर्म में हैं। तो अगर पूरा समूचा वायरस को हमने कमजोर कर दिया या मार डाला, उसके बाद अगर हम लोग इसका वैक्सीन में उपयोग कर रहे हैं तो यह कहलाएगा होल वायरस वैक्सीन। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा चिकन पॉक्स का वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वो, और इनएक्टिव वैक्सीन में पोलियो का वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन,
ये जितने वैक्सीन है ये सब इनएक्टिवेटेड वायरस के फॉर्म में आते हैं। अब इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें, यहां पर सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसी को तो अभी तक हम समझ रहे थे, तो इसको समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन थोड़ा टेढ़ी खीर है, इसमें चाहिए वापस से तुम्हारे लिए एक साइलेंस। अब समझो इस बात को, सब यूनिट वैक्सीन बेसिकली क्या होता है। सब यूनिट वैक्सीन हमारे लिए, वैसे तो ये सब यूनिट वैक्सीन अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग से वैक्सीन होता है। इसी से मिलता जुलता काम करने वाले कभी वायरल वेक्टर वैक्सीन आ जाते हैं, कभी एमआरएनए वैक्सीन आ जाते हैं। एक ही प्रोसेस समझाऊंगा और इस प्रोसेस में इन तीनों टाइप्स के वायरस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना समझना, इसको मैं खुद से ड्रॉ करके ही तुम्हें समझा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आए। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वायरस है, इस वायरस के पास में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पास में कुछ एंटीजेंस होंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे लिए कोई एक वायरस है। हम पढ़ रहे हैं सब यूनिट वैक्सीन को। अब यहां पर इस बारे में हमें एक बात पता चल रही है कि जब भी हम लोग यहां पर वोल वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे थे और अब यहां पर सब यूनिट वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहां पर समूचा वायरस इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर कोई एक हिस्सा होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पूरे वायरस में हम ऐसा कौन सा हिस्सा लें जो कि हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता हो, तुम जरा मेरे को बताओ ये चीज कि हम ऐसा कौन सा हिस्सा लें, हम ऐसा कौन सा हिस्सा अपने शरीर के अंदर भेजें, वायरस का तोड़ के भेज दें, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम का काम बन जाए। बताओ भाई। बताओ। वैष्णवी ने बोला एंटीजन, प्रवीण बोल रहे हैं एंटीजन। एंटीजन जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, यही सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब सिंपल सी बात मैं बताता हूं तुम्हें, सबसे कॉमन आंसर होगा कि एंटीजन होगा, है ना, एंटीजन। बिल्कुल सही बात बताई। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अब वापस 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 से शांत हो जाओ। हाँ वापस इधर आओ कि अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई सर बहुत सिंपल सी बात है, और एंटीजन ही क्यों बोला लोगों ने, जिसको जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा वो अपने दिमाग में इस बात को बैठा ले कि एंटीजन ही इसलिए बोला क्योंकि एंटीजन बेसिकली वही चीज है जो हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। मतलब कि इम्यून सिस्टम हमारा पहचानता किसको है, इस पैथोजन को नहीं, इम्यून सिस्टम पहचानता है इस एंटीजन को। ये एंटीजन ही अगर हमने भेज दिया तो काम अपना मजेदार हो गया। हमारा बवाल क्या था, हमारे लिए पंगा क्या था कि सर इस एंटीजन जो है ना ये पैथोजन के शरीर के ऊपर चिपका रहता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल अगर वो गलती से उस सेल के पास में, होस्ट सेल के पास में पहुंच जाएगा तो वो उसको हाईजैक कर लेगा। हम बोल रहे हैं भाई अब हमें जेनेटिक मटेरियल भेजना ही नहीं है, हम पैथोजन भेजेंगे ही नहीं, हम क्या भेजेंगे, सिर्फ ये एंटीजन भेज देते हैं। शरीर में अगर सिर्फ एंटीजन जाएगा तो भी तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगेगा अरे दैया अरे दैया, अरे बाप रे बाप, ये एंटीजन कहां से आ गया भाई साहब, ये एंटीजन तो पहले कभी देखा नहीं था हमने, तुरंत के तुरंत भाई साहब इस पे बनाओ बनाओ एंटीबॉडी बनाओ। उस केस में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अब शरीर को और हमें इस बात का टेंशन ही नहीं है कि अरे जल्दी बनाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं तो ये बेसिकली हमारा एंटीजन जो है इसका, इसके अंदर जो पैथोजन है वो कोई एक सेल को हाईजैक करके रिप्रोड्यूस करने लगेगा। अरे रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको हाईजैक करना पड़ता, हाईजैक करने के लिए उसको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती, और एंजाइम्स जो है वो इसके जेनेटिक मटेरियल को ऐड करता। हमने बोला भैया हमने पैथोजन भेजा ही नहीं है, ना वहां जेनेटिक मटेरियल है, ना वहां ये एंजाइम्स हैं, तो जाके करेगा क्या वो। बोले बहुत सही चीज है यार, बड़ी सही चीज है यार, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। तो हमने बोला बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, सिंपली इस वायरस को नहीं भेजते हैं, वायरस का एंटीजन भेज देते हैं। लेकिन ये एंटीजन बेटा ऐसा नहीं है
कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम मान लो कि एक ऐसा सरफेस है और उस सरफेस पर किसी ने वो पिन खोस दिया हो, जो वो पिन आता है ना, बोर्ड पिन जैसे आता है, तो बोल रहे कि भैया वैसा नहीं है कि बोर्ड क्लिप है कि तुम जाओ और वो पिन उखाड़ दो और बोलो कि ये लो सर, ये लो, मैंने 10 एंटीजन तोड़ दिए हैं, ये 10 एंटीजन उसके शरीर के अंदर में भर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये एंटीजन प्रोड्यूस करने का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, जो पूरा फॉर्मूला है, वो भी इसके जेनेटिक मटेरियल में छिपा होता है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते हैं, इस वायरस का सबसे पहले डीएनए निकालते हैं और इसके डीएनए का करते हैं हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग से पता क्या चलता है कि अच्छा, अरे बाबू जो इसका ये डीएनए था ना, अरे सॉरी, जो इसका ये आरएनए था, अपना जेनेटिक मटेरियल जो था, इसमें यार एक एक ऐसा हिस्सा है जो कि कोड बताता है, जो कि रेसिपी लेके आया हुआ है किसका, एंटीजन बनाने का। हमने कहा अच्छा ठीक है सर, वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा डॉक्टर साहब, कौन सा पकड़ में आया? तो साइंटिस्ट ने बताया कि भैया देखो, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर responsible for synthesizing एंटीजेंस। हमने कहा ये बढ़िया बात बोली आपने। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए सिर्फ एंटीजन बनाने वाला कोड। हमने कहा बाहर निकाल दो इसको, इसको सर क्या करो, काट दो, काट के ले आओ बाहर। हमने बोला अच्छा सिर्फ यही तो चाहिए था। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई लो आ गया, सिर्फ इतना हिस्सा आ गया जितना हिस्सा हमें चाहिए था। जो यहां से यहां तक का हिस्सा था वो सब हिस्सा यहां पर आ गया। अब ये क्या है? हम बोल रहे हैं कि दिस सेगमेंट contains the code for this segment contains the code to synthesize viral antigen। हमने कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साइंटिस्ट जी, बहुत बढ़िया कहा, इसको इसको निकाल लो बाहर और मेरे पास ले आओ। तो जो है वो इसको लेके गए भाई, है ना, वो इसको लेके आए, वो यहां से यहां पहुंचे थे। अब वो उन्होंने क्या किया, इस सेगमेंट को बोला कि सर एक काम करते हैं, अब इससे एंटीजन बेटा क्या होता है, एंटीजन ये क्या बेटा तुम्हारे लिए, ये एंटीजन है। एंटीजन को ही हम लोगों ने क्या बोला था, स्पाइक प्रोटीन। और तुमको पता है कि किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी सेल के अंदर में सारा का सारा प्रोटीन बनाता कौन है भैया, राइबोसोम बनाता है। हमने कहा वेरी गुड, हमारे पास ना एक मस्त सा एक सेल पड़ा हुआ है, हमारे पास एक सेल है जिसका अपना न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ है ऐसे कई सारे राइबोसोम्स, और इन राइबोसोम्स के ही ऊपर से हमें ये जेनेटिक मटेरियल भेजना है। और हमने बोला कि बड़ा सिंपल सा है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, यहाँ पर लाइसोसोम्स, और भी बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर में चीजें थी यहाँ पर। तो हमने क्या किया, लैब के अंदर में बस हमें एक चीज से मतलब था, और वो चीज है ये क्या है भाई, राइबोसोम्स। ये सेल कहां पर है, ये है सेल इन द लैब। ये लैब के अंदर ये सेल है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर ये सारा काम चल रहा है हमारा। हमने कहा कि भैया इसको इसके अंदर भेज दो। तो क्या हुआ कि इसके अंदर राइबोसोम के पास ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल था उसको हम लोगों ने यहां भेज दिया। अब यहां पर जैसे ही राइबोसोम के पास गया तो राइबोसोम अल्टीमेटली क्या करेगा, वही ट्रांसफर आरएनए को बुलाएगा, ट्रांसफर आरएनए इसको पढ़ेगा, एमिनो एसिड का चेन श्रृंखला जो भी बनना है सब बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बनाएगा क्या, ये राइबोसोम इसको ये राइबोसोम इसको बहुत सारे ये राइबोसोम इसको क्या करेगा, ये बनाना स्टार्ट कर देगा क्या, एंटीजेंस।
किसका एंटीजन है ये वायरल एंटीजन है। और साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस वायरल एंटीजन को कलेक्ट कर लेंगे, बोलेंगे कि अच्छा बहुत सारा एंटीजन बना गया, चलो बाहर दे दो, सबको बाहर निकाल दो भाई, हमारे पास जो एंटीजेंस होंगे उन सबको बाहर निकाल दो। यही तो हमें चाहिए था। ये क्या है तुम्हारे लिए, ये है वायरल एंटीजन। और यही वायरल एंटीजन हमारे लिए नया वैक्सीन बन जाएगा। अभी तक हम क्या करते थे, इस वायरस को मरल्ले स्थिति में या फिर डेड स्थिति में या फिर वीक स्थिति में हम अपने शरीर में इंजेक्ट करते थे। लेकिन अब की बार क्या किया हमने, उस वायरस का हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ इससे तगड़ा बना दिया। हमने बोला सिर्फ यही अब हमारे लिए नया वैक्सीन है। मतलब हम बोल रहे हैं कि अब दिस हैज बिकम आवर न्यू वैक्सीन known as सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट क्यों है, क्योंकि समूचा थोड़ी ना इस्तेमाल, अब तो यही वैक्सीन है। बस अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी भाई साहब, अभी भी प्रॉब्लम है भैया, इतना आसान नहीं है। ये बोला गया कि भाई देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि इस, अब जैसे मान लो कि जब तक हमारे शरीर में कोई भी वायरस एक्टिवली हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कैसे करता था, जब असली वाला वायरस जाता था तब हमारा इम्यून सिस्टम दिखता था, बौखला जाता था, अरे भाई साहब ऐसे कैसे। अब ये जाएगा, ये वायरस जैसा तो दिख भी नहीं रहा है, हालांकि हाँ ये एंटीजन पहचान में उसके आ जाएगा, एंटीबॉडीज बनाने तो लगेगा, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है कि सिर्फ इसको देख के ट्रिगर ना हो। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्टिव पार्ट अटैच ही नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम एक और चीज ढूंढ लेते हैं जो कि इसके साथ हम भेजेंगे। और हमने क्या किया, एक और चीज बनाया जिसको नाम हम लोग देते हैं क्या, एडजुवेंट्स। याद रखना इस चीज को, क्या बोलते हैं, एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या करता है, हम बोलते हैं कि इट ट्रिगर्स आवर इम्यून सिस्टम, it triggers our immune system to act against the antigen। तो जो ये एंटीजन गया है उसके साथ अगर हमने एडजुवेंट मिला दिया, तो अगर हमने शरीर में भेजा तब हमारा शरीर तुरंत तुरंत एक्टिव होगा और इस एंटीजन के खिलाफ में वो वायरस वगैरह एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। मतलब कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ सब यूनिट वैक्सीन से नहीं, सब यूनिट वायरल एंटीजन से नहीं बन सकता, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, एडजुवेंट भी चाहिए। तो यहां पर जो हमारा वैक्सीन बना ना, ये वैक्सीन क्या है, ये देखो भाई ये वैक्सीन है, एडजुवेंट प्लस में एंटीजन। मतलब कि हमारे लिए जो वैक्सीन होगा वो वैक्सीन होगा एंटीजेंस, इंस्टेड ऑफ आई एम राइटिंग वायरल एंटीजन प्लस एडजुवेंट। इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, वैक्सीन बोल देंगे। ये बात क्लियर हो पाई, सब यूनिट वैक्सीन। हाँ भाई बताना, यहां पर फिर से समझा देता हूं, आ जाओ जरा बताओ मेरे को। हाँ भाई, इतनी बातें समझ में आई क्या, कि अब की बार वैक्सीन क्या बना हमारा, हमारा वैक्सीन यही क्या है, सब यूनिट वैक्सीन है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। हो गया भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करता हूं तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था बेटा अभी तक, कि अगर हमने सिर्फ वायरल एंटीजन को भेजा ना तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा यार, क्योंकि वायरस जब उसके साथ में अटैच होता है तब वो ज्यादा अच्छे से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, तब वो ज्यादा अच्छे से वो उस पर करस्पॉन्डिंग एक्ट करता है। लेकिन हमने बोला कि देखो एक तरीका हो सकता है सब यूनिट वैक्सीन बनाने का, जहां पर हम एडजुवेंट्स का सहारा ले लें और वायरल एंटीजन के साथ में उसको काम करा दें। एक और तरीका है, जब हमारे पास में एक वायरस था ऐसा,
हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एकदम खतरनाक डेडली वायरस है। हमने कहा कि एक काम करते हैं, जब इसका पूरा तामझाम हमने किया ही था तो एक काम करते हैं, ये एंटीजन जो भी प्रोड्यूस हुआ ना, उसको हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि ये इसका जो भी एंटीजन हमने निकाला अभी तक, जो भी एंटीजन इसका आया, क्या आया, वायरल एंटीजन आया, वो हम कोई भी एक लप्पू सा वायरस ले लें। लप्पू सा वायरस मतलब जो हमारे लिए कोई खास अफेक्ट नहीं करता है, बस यूं ही पड़ा हुआ है हमारे पास में, है ना, कुछ खास अफेक्ट नहीं करता है। तो जब कुछ खास अफेक्ट नहीं करता है, हमने बोला कि ये लप्पू सा वायरस कैसा होगा। हमने बोला देखो सर, लप्पू सा वायरस हम बना देते हैं। ये हमारा क्या है, लप्पू सा वायरस। हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे लिए है यार, बेसिकली एक है हमारा वीकली अफेक्टिंग वायरस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझा देता हूं कि जैसे हम लोगों ने कोई भी अडिनो वायरस ले लिया। अडिनो वायरस मतलब जो डीएनए बेस्ड है, जैसे कि तुम्हारा कॉमन कोल्ड वायरस। अब तुम सोचो कि अगर तुमको कॉमन कोल्ड होता है और तुम कोई दवा ना भी लो, तब भी तुम 2-3 दिन में सही हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, वो तुम्हारा इम्यून सिस्टम सारा खेल वेल करके उसको खत्म करता है। 3 दिन का वायरल फीवर होता है। वैसे ही समझ लो कोई कॉमन कोल्ड वायरल फीवर टाइप का कोई वायरस है ये। इसके अंदर भी अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल ऐसा ऐसा कुछ तो बना हुआ था, और इसके पास भी अपने कुछ कुछ एंजाइम एंजाइम थे। हमने क्या किया, इसके एंटीजन का कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि इसका एंटीजन जो है वो इसके साथ साथ यहां पर डेवलप हो गया। मतलब कि हमारे पास एक वीकली अफेक्टिंग वायरस है जो कमजोर सा लप्पू सा वायरस है। उस लप्पू से वायरस पर हमने क्या कर दिया, खतरनाक वायरस वाला एंटीजन जुड़वा दिया। अब हमारे लिए ये एक नया वैक्सीन बन गया। अब सोचो यहां एडजुवेंट का काम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अरे इसके अंदर भी तो वैसे, लेकिन ये ज्यादा खराब नहीं करेगा ना हमें कुछ भी। इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या बनाने की प्रक्रिया है, ये और ये बनाने की। अरे ये वाला एंटीजन तो वैसे झंडू सा है, इसको क्या ही करेंगे, हमारा शरीर तो इसको हर बार पता नहीं हर साल ही झेलता है, ऐसे ही फेंक देता है इसको, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर इस वाले वैक्सीन को, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? इसको हम लोग बोलते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। क्यों है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन? क्योंकि हम यहां पर कोई भी झंडू छाप वायरस को एक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, टू कैरी दिस एंटीजन। सिंपल सी बात है, यहां पर हम यही लिख भी देते हैं कि ये क्या होता है। हम बोल रहे हैं कि हियर अ वीक वायरस इज यूज्ड एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द एंटीजन ऑफ डेडली वायरस। अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दूं बेटा ना, ऐसा वायरस क्या हमारे पास में कभी कोई हमें लगा होगा? यस, लगा होगा। एग्जाम्पल है इसका कोविशील्ड। कोविशील्ड बहुत सारे लोगों ने लगवाया होगा। कोविशील्ड क्या है तुम्हारे लिए? एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और यहां पर ये वेक्टर है क्या? तो वेक्टर हम लोगों ने लिया था चिंपैंजी से, एक एडिनो वायरस डिराइव किया था हमने। ये है तुम्हारा कोविशील्ड। अब यहां पर
हाँ, बस ऐसा ही समझ लो कि जो वहां पर बेटा एडजुवेंट का काम कर रहे थे, उस एडजुवेंट की जगह हम लोगों ने एक सस्ता वाला वायरस लगा लिया, बस यही है अंतर। अब इसी तरीके से एक एक तीसरा फॉर्म भी यहां पर आएगा। तीसरा कौन सा तरीका था? एमआरएनए वैक्सीन। अब सोचो तुम इस चीज को, जरा यहां पर वापस आओ, बड़ा ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के सुनना, तभी ये बात पचेगी, नहीं तो ऊपर ऊपर से चली जाएगी। फोकस मोड ऑन। चलो आ जाओ भाई, सभी लोग फोकस करो इस बात पे कि हमारे लिए ये जो पूरा तामझाम है, जो हम इसको लैब में प्रेजेंट होके यहां पर बना रहे हैं, फिर इससे एंटीजन निकाल रहे हैं, फिर एडजुवेंट के साथ में इसको भेज रहे हैं, हमने कहा ये सब क्यों बवाल करना है यार, क्यों बवाल करना है? एक बात बताओ, क्या ये काम जो हम लैब में कर रहे हैं, क्या ये ऐसा सेल हमारे शरीर के अंदर में नहीं है? शरीर के अंदर बतेरों सेल हैं यार हमारे पास में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे पास में। तो बोला गया कि भैया तुम इसको लैब में इतना तामझाम क्यों फैला रहे हो? ये लैब में इतना तामझाम फैलाने का जरूरत ही नहीं है। तुम बस ये ढूंढो कि कौन से सेगमेंट से एंटीजन बनता है, इसी को तुम वैक्सीन बना दो, यही वैक्सीन लगा दो तुम अपने सेल के अंदर। सेल के अंदर में जो राइबोसोम मिलेगा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर के अंदर वाले राइबोसोम खुद ही एंटीजन बना देंगे। जब वो ही एंटीजन बना देंगे तो तुम्हारा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों इतना बवाल कर रहे हो तुम, लैब वेब में लेके जा रहे हो ये सब? तो तीसरा टाइप जो हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, तीसरे टाइप में क्या लिखने को है? देखो, तीसरे टाइप में भी वही चीज हो जाएगी कि यहां पर अगर हमारे पास में ये वायरस जो है, ये जो वायरस की हमने बात की है, हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर जीनोम एडिटिंग की थी, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग से हमारे पास में जो ये पूरा, ये जो इसका जीनोम निकला था, उस बेसिस पर, हालांकि ये जीनोम नहीं है, ये क्या है, इसका ट्रांसक्रिप्टोम टाइप का कुछ तो होगा, है ना। तो यहां पर हमने बोला कि भाई ये जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का हिस्सा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीजन। हमने कहा वेरी गुड, इस हिस्से को काट के बाहर निकाल दो। तो हमने क्या किया, इस हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया भाई, ये लो, ये आ गया अपना। हमने कहा एक काम करते हैं, इसको वैक्सीन बना देते हैं, और इसी को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं खूब सारा, और इसी का इंजेक्शन लगा देंगे हम सीधे। बट यहां पर अगेन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि एक बात बताओ चचा, ये कौन है? ये तुम्हारे खाला के घर से मिठाई के डब्बा लेके आए सेल के पास में, जो सेल सेल देखते ही बोलेगा अरे भैया, अरे आरएनए तुम आओ बेटा आओ, तुम कहां थे इतने दिन तक, आओ हमारे अंदर घुस जाओ, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो मुद्दा ये है कि भैया ये अगर तुमने इसको इंजेक्ट कर भी दिया, तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके राइबोसोम तक लेके जाने की जिम्मेदारी है किसकी? इसकी। ये तो सेल मेम्ब्रेन पार कर ही नहीं पाएगा भाई, अब क्या करोगे? अब तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ अगर ऐसे तो हमारे शरीर में वैसे ही बहुत सारे सेल फ्री डीएनए घूम ही रहे हैं, वैसे ब्लड में लगा रहे हो, ब्लड में ये भी घूमेगा टहलेगा। ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके उसके राइबोसोम तक कैसे जाएगा, उसके लिए जुगाड़ किया गया। उसके लिए एक नया जुगाड़ किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक, तुम लोगों को मैंने लिपिड के बारे में समझाया था, ये एक स्फेरिकल शेप का लिपिड का एक डब्बा बना देते हैं। तो लिपिड ऐसा ही तो होता था, लिपिड ऐसा ही तो देखा था हमने, है ना, बाई लिपिड लेयर, वो सेल मेम्ब्रेन में पड़ा था, याद करो। तो वही हम लोगों ने क्या किया, उन लिपिड्स को निकाला और बोला कि भैया लिपिड तुम्हारे अंदर जो है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर भर के भेज रहे हैं। इसको हम लोगों ने नाम दिया लिपिड नैनो पार्टिकल्स, एलएनपी। ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल है, अब यहां पर ये वेक्टर का काम कर रहा है। ये क्या है? इट इज एक्टिंग
like a vector, it is acting like a vector in which the viral antigen producing RNA is packed inside it and it is responsible to carry the RNA to ribosomes present inside our body cells. लो भाई, हो गया. अब ये जब भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमारे शरीर के सेल के राइबोसोम के पास मिलेगा, तब भी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करने के लिए तो यही प्रोड्यूस करेगा. ये हम बोल सकते हैं कि भाई इनसाइड आवर बॉडी, यहां पर प्रोड्यूस होने लगे क्या? खूब सारे एंटीजेंस. अब इसके बेसिस पर हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर करेगा. आवर इम्यून सिस्टम विल ट्रिगर बाय दिस एंटीजन. तो हमारे लिए जो एमआरएनए वैक्सीन हम पढ़ रहे थे ना, वो यही है. दिस इज बिकमिंग आवर न्यू वैक्सीन. इसको बोल रहे हैं हम एमआरएनए वैक्सीन. अब हम इसी को अपने शरीर के अंदर में इंजेक्ट कर देंगे. यहां पर लिख भी दो कि व्हेन दिस इज इंजेक्टेड इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है भाई? क्या ये बात भी तुम्हारे पल्ले पड़ी क्या? बताना जरा. इसीलिए बोल रहा था कि मुश्किल है, ध्यान दे लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. क्या ये बात भी क्लियर हो गई क्या? इज दिस क्लियर? यस. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. और यहीं पर बेटा हम अपने सारे इस सिस्टम को खत्म करते हैं. अब इसके बाद हम अपने एडवांस क्लास में मिलेंगे और इस एडवांस क्लास में मिलने के बाद हम लोग सब पढ़ेंगे. अब तुम यहां पर बताओ, अब सबका मतलब समझ गए क्या? ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस क्या होते हैं, एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, सबका मतलब समझ में आ गया ना? मजा आ गया ये जानकर? साइंस एंड टेक ऐसा ही है बेटा. तुम ऐसी बेहतरीन बेहतरीन बातें सीखोगे जो तुम्हारी जनरल लाइफ से ही जुड़ी होंगी, लेकिन तुमको पता ही नहीं होगा. लिपिड सेल के अंदर कैसे गया? उसके उसकी मम्मी को बुलाया था हमने, समझाया कि देखो तुम्हारे लौंडे के अंदर जो है वो एक आरएनए डालना है. तो उसकी माता जी ने एप्लीकेशन लिखवाया वही प्रिंसिपल से. तो प्रिंसिपल से एप्लीकेशन लिखवाया, जब बोला कि हाँ तुम्हारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस हिसाब से फिर माता जी ने अलाउ कर दिया. इस तरीके से हमने उस आरएनए को उसके अंदर फिर भेजा. तो यही तरीका है भाई, और क्या ही हो सकता है? मतलब इसके बिना और क्या ही प्रोसेस होगा? जब पहले दिन तुमको बता दिया है कि ज्यादा साइंटिस्ट ना बनो, कोई चीज कैसे हुआ है, जितना समझा दिया कम था, ऊपर ऊपर.
ठीक है। हाँ, एक बार डाउट देख लेता हूँ यार तुम लोग के, क्या क्या डाउट है भाई। जैसे बोला गया कि सर अगर एंटीजन सेल के अंदर बनेगा तो वो बाहर कैसे आएगा, ताकि इम्यून सिस्टम, एंटीजन अगर सेल के अंदर, अरे तो सेल के अंदर जब इतना सारा एंटीजन बनने लगेगा तो वो स्प्रेड आउट होगा, स्प्रेड आउट होगा तो वो सेल के बाहर आएगा, सेल पूरा फट जाता है। मतलब कि, मतलब तुम इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि बैलून है ना, बैलून एक सेल है। अब बैलून की औकात है ना कितना तुम उसमें हवा भर सकते हो। एक टाइम के बाद जब हवा ज्यादा भर दोगे फट जाएगा वो। वैसे ही सेल के साथ भी होता है कि सेल के मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद वो एंटीजन सीधे ब्लड स्ट्रीम में हमारे आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। सर अगर आरएनए सबसे पहले आने वाला जेनेटिक मटेरियल है तो फिर इसका मतलब वायरस सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म है, हाँ बोल सकते हैं। अब इन सब पे कोई यार, इन सब का कोई कोई बहुत कॉन्क्रीट वो रीजनिंग नहीं है, है ना, किसी ने देखा थोड़ी ना है, एक थ्योरी चली आ रही है बस, और कुछ नहीं है। वॉट विल हैपन ऑफ दैट लिपिड नैनो पार्टिकल, वही बात है बेटा, लिपिड नैनो पार्टिकल वापस अपनी मम्मी के पास चला आएगा वापस, सिंपल। अब जब शरीर में गया है, लिपिड नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल कितना बड़ा होता है, नैनो साइज का। नैनो साइज कितना बड़ा होता है, ऐसा बाल एक अपना तोड़ना खट से, और इस बाल को जरा तुम ऐसे पकड़ना है ना, ये जो तुम्हारा बाल है, इस बाल को तुम्हें क्या करना है पता है, इसको काटना है। कैसे काटना है बेटा पता है, ऐसे ऐसे नहीं काटना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे काटना है। कितनी बार काटना है बेटा पता है, 1,00,000 बार काटना है। कितना, 1,00,000 बार काटो। फिर जो 1,00,000 बार का एक बाल मिले वही तुम्हारा उस साइज का होगा। तो वो साइज अगर अंदर रह गया तो वो ऐसे ही ड्रेन ऑफ हो जाएगा, और क्या होगा। एडजुवेंट्स एंड लिपिड नैनो पार्टिकल सेम इन, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एडजुवेंट, एडजुवेंट के जगह पर कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं तुम्हारे एमआरएनए वैक्सीन में, बट एग्जैक्टली एडजुवेंट जो होते हैं वो सब यूनिट वैक्सीन में ही आते हैं। फिर निमोनिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस सर, एडिनो और रेट्रो, इफ इट इज एडिनो देन व्हाई इट इज बिकम सो सीवियर। नहीं नहीं, देखो ये बात मैं सिंपली तुम्हें समझा देता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एडिनो वायरस बिल्कुल लप्पू से वायरस होंगे और रेट्रो वायरस बड़े खतरनाक से वायरस होंगे। देर आर एग्जाम्पल्स जहां पर एडिनो वायरस बहुत खतरनाक है और रेट्रो वायरस बहुत ईजी है। तो ये कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, है ना। लेकिन यहां पर बस तुम्हें मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द वायरस ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका बस ध्यान रखना है, ये कोई नियम नहीं है। सर मेन वायरस से एंटीजन कैसे ले लेते हैं, मेन वायरस से ये बताया क्या, जीनोम सीक्वेंसिंग और ये सब क्या बता रहा हूं मैं, रामायण की कथा सुना रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। सर इफ वी आर एडिंग एंटीजेंस विथ लप्पू सा, अबे लप्पू सा वायरस तुम्हें नहीं लिखना, वीक वायरस लिखना है तुम्हें। सर इफ वी आर एडिंग एंटीजेंस विथ वीक वायरस विल इट फंक्शन एज वैक्सीन। हाँ हाँ, यही तो बोला मैंने, यही तो है वायरल वेक्टर वैक्सीन। सर अगर वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को वीक ही करना होता है तो फिर इसे बनाने में कई साल क्यों लग जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं समझ में आता कि वायरस को वीक कैसे करें। एक वैक्सीन को बनाने में 10 साल लग जाते हैं कम से कम, और 10 साल लग जाते हैं वो तो वोल वायरस वैक्सीन को, वोल वायरस वैक्सीन जो तुमने पढ़ा है ना उसको बनाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं कम से कम। क्यों, क्योंकि देखो तुमको ना अप्रूवल चाहिए होता है घड़ी घड़ी, सीडीएससीओ का। जैसे मान लो तुमने एक वैक्सीन बनाया, मान लो तुमने उस पर 3-4 साल एक्सपेरिमेंट किया, पैसे वैसे लगाए, तुमने एक ठीक ठाक वैक्सीन डेवलप कर लिया, बोला कि हाँ भैया ये वैक्सीन जो है ये काम करेगा, भैया ये वैक्सीन काम करेगा, हम इसको लोगों को लगा देते हैं। तब तक तुम्हारा सीडीएससीओ आएगा और तुम्हारा गर्दन पकड़ के नोच लेगा, भैया बोलेगा बिना हमसे पूछे कैसे बोल दिए तुम ये बात, हमसे अप्रूवल लिए, हमारे जनता को तुम ये सब काम लगवाने जा रहे हो, ये वैक्सीन किसने अप्रूव किया। बोलेगा साहब गलती होगी सर अप्रूवल दे दो, बोले ऐसे अप्रूवल नहीं मिलेगा, पहले मैं तुमको एक ट्रायल पर्पस के लिए देता हूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं तुम्हें दे रहा हूं एक सिंपल सा एक नोशन लिख के दे रहा हूं कि चलो मैं तुम्हें अप्रूवल देता हूं, मैंने देखा तुम्हारा वैक्सीन अच्छा है, लेकिन तुम एक काम करो सबसे पहले जानवरों पर टेस्टिंग करो। तो वो उनके सामने जानवरों पर टेस्टिंग करके दिखाएगा। फिर सीडी, अब ये सब करने में 6-8 महीने 10 महीने चले जाएंगे, फिर सीडीएससीओ के पास आएगा कि साहब जानवर वाला टेस्टिंग भी देखो सही चल गया है, सीडीएससीओ देखेगा, सीडीएससीओ अपना अप्रूवल करवाएगा, यहाँ भाई हाँ चलो सही है, एक काम करो अब एक सैंपल ऑफ ह्यूमन बींग्स पर जरा एक्सपेरिमेंट करके देखना। मान लो गिन के बस 100 लोग को पकड़ दो, 100 लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तुम्हें सिर्फ, तो 100 लोग अलग अलग जगहों से बुलाए जाएंगे, उन इंसानों के ऊपर वो वैक्सीन की टेस्टिंग होगी। उस वैक्सीन की टेस्टिंग जब भी हो रही है तो अब उसका रिजल्ट कैसे आया ये सब पकड़ने में, देखने में साइड इफेक्ट है कि नहीं, 2-2.5 साल और लग गए।
2-2.5 साल बाद फिर से ये आया और बोला कि साहब वो वाला वैक्सीन भी देखो, अब इंसानों पर 100 लोगों पर अप्लाई किया था, 95 लोगों पर सही काम कर रहा है, मतलब वैक्सीन सही है अपना। तो सीडीएसयू भी देखेगा, बोलेगा हाँ सही तो लग रहा है, ठीक है बेटा हम देखते हैं। सीडीएसयू भी अपना काम लेगा, तामझाम लेगा, 6-8 महीने 10 महीने बाद वो भी अप्रूवल देगा। कुल मिला जुला के तुम्हारे 8 से 10 साल चले जाते हैं। फिर जब एक बार अप्रूवल मिल गया, तब कंपनी क्या करती है, उसको लेके चलती है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में नई नई मशीन बनती है जो उसको डेवलप करेंगे। नए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया देखो इसकी वैक्सीन ऐसे बनती है, उसमें 6-8-10 महीने चले जाएंगे। फिर मशीन खरीदी जाएगी, स्टैब्लिश होगी, पूरा प्लांट सेटअप होगा, उसमें फिर से 6-8 महीने चले गए। प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होने के बाद उसको लोगों तक प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। वो पूरा चेन जो तुम्हारे पास वैक्सीन आता है उसके पीछे 10-12 साल की मेहनत होती है। अब तुम्हारे मन में एक चीज ये समझ में आ गया कि सर अगर ऐसा है तो हमने तो देखा कि कोविड का टाइम 2019 में कोविड आया था, 2021 में वैक्सीन आ गया, तो लो 2 ही साल में आ गया। आप बोल रहे 10-12 साल लगते हैं। अरे पगलू राम, ये इस कोविड का वैक्सीन है ही नहीं। वो वैक्सीन जो है ना, वो कोविड आया था 2008-9 में भी, वो तो पूरा पैंडेमिक लेवल पर नहीं आया था। उसी टाइम से साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे कि भैया ये पता नहीं कौन सा वायरस आ गया कोविड का। कोविड-19 नाम ही 19 इसलिए दिया गया है कि 2019 वाला है, इसके पहले भी आ चुका है ये वायरस। तो उस टाइम के वायरस पर वैक्सीन 2008-9 से बन रहा था, तो बनते बनते बन गया, लग गया साल उसको 12-13 साल, तब जाके 2020-21 में उसका वैक्सीन बन के आया। ये तो संयोग था कि 10-12 साल हो चुके थे। यही कोविड का टाइम अगर 2012-13-14 में आ जाता तो और भी लोग निपट जाते, क्योंकि उसके वैक्सीन 2020-21 से पहले बन ही नहीं पाता, है ना। ये बात समझ में आई ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सब यूनिट, क्या सब यूनिट नहीं बेटा, प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं उसको, जो सब यूनिट का मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं समझा वैसे तो मैं। सर व्हाट इज एडजुवेंट? हाँ मतलब एडजुवेंट समझ लो, दीज आर सर्टेन केमिकल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। सर इफ वी सेंट लैब मेड एमआरएनए विथ एडजुवेंट इन आवर बॉडी सेल इट विल क्रिएट वायरल एंटीजन। नहीं, वो वायरल एंटीजन क्रिएट नहीं करेगा। when do we add adjuvants in सब यूनिट वैक्सीन? बेटा सब यूनिट वैक्सीन में करते हैं। some people died even after getting vaccine, yes, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी, वैक्सीन मान लो किसी ने ना, हाँ ये आंसर कर रहा था तब तक तुम लोग चिल्लाने लगे थे। तो वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन जब लगता है तुम्हारे शरीर में तो ये डिपेंड्स अपॉन कि किस स्थिति में वैक्सीन लगा है। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को डॉक्टर मना कर देता है कि भैया अभी तुम्हें वैक्सीन नहीं लग सकता है यार, तुमको तो अभी मलेरिया हुआ है, तुम मलेरिया से पहले फाइट करो, मलेरिया से पूरा शरीर अपना सही करो, जब स्ट्रेंथ आ जाए तुम्हारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम बढ़िया तगड़ा काम करे, हेल्दी हो जाए, फिर आके वैक्सीन लेना। वैक्सीन्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गिवन टू अ हेल्दी बॉडी। हमेशा ये लाइन याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि वैक्सीन्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी गिवन टू अ हेल्दी बॉडी। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है, किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है, तो वहां पर वैक्सीन देने का काम उतना अच्छे से काम नहीं बनेगा। बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई लेकिन उनका इम्यून सिस्टम उतने तेजी से ट्रिगर हुआ ही नहीं, मतलब कि उनको वैक्सीन लगवाने का नतीजा नहीं मिला, और बाद में जब असली वायरस उनके पास में आया तो वो निपट गए वैक्सीन लगवाने के बाद भी। रिंग वॉर्म क्या है, वायरस है कि रिंग वॉर्म? बेटा रिंग वॉर्म फंजाई है मेरे हिसाब से, तो है ना, फंगस होता है वो। सर सो द मेकिंग ऑफ सब यूनिट वैक्सीन विल बी मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द वोल वायरस वैक्सीन। यस, सब यूनिट वैक्सीन बनाने का डेफिनेटली ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन टाइम कम लगता है। सबसे कम टाइम किसको लगेगा? एमआरएनए वैक्सीन को लगेगा। इसीलिए तो एमआरएनए वैक्सीन आज के टाइम पर वरदान है। जहां 12-13 साल लगते थे एक वैक्सीन को बनने में, एमआरएनए वैक्सीन 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। 2 साल में वैक्सीन बन सकता है अब, किसकी मदद से? एमआरएनए वैक्सीन की वजह से। तो एमआरएनए वैक्सीन इसीलिए ज्यादा पैसे बहुत लेके जाएगा, वो उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एमआरएनए वैक्सीन जो है वो तुम्हारे लिए शातिर है। अब देखो यही फायदा होता है कि तुम मेरे से जितने सवाल अच्छे पूछोगे उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं तुमको दूंगा। इसी डिस्कशन की मैं बात करता था पहले फ्रॉम द डे वन, कि तुम्हारे चिरकुट डाउट से अच्छा है कि मैं ये डाउट्स ले लेता हूं। ये डाउट सच में हैवी होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, तुम इनसे अच्छे इनसाइट्स ले लेते हो, मैं भी कुछ अच्छा एक्स्ट्रा बता के जाता हूं तुम्हें। सर ये वैक्सीनेशन का असर कब तक रहता है? देखो वैक्सीनेशन का असर मैं यूं तो नहीं बोल सकता कि लाइफ टाइम रहता है। लाइफ टाइम कुछ चीज देखो क्या होता है, कुछ वायरस जो होते हैं वो तुम्हारे अर्ली एज पर ही तुम्हें अफेक्ट करते हैं। तो वायरस के द्वारा लगाया गया जो ये वैक्सीन है ना, ये यूजुअली तुम्हारे पास में किसी किसी का लाइफ टाइम 12 साल होता है, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 15 साल। इसीलिए तो हम लोग वायरस के अलग अलग डोसेज लेते हैं कि एक डोज में हो सकता है कि हमारा पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट ना हुआ हो,
तो हम दूसरा डोज भी ले लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, दूसरे डोज में भी हमारा शरीर अभी उतने अच्छे से नहीं सीखा है, तो हम क्या करते हैं, एक बूस्टर डोज भी ले लेते हैं। तो बूस्टर डोज, सेकेंड डोज, ये सब इसीलिए है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से पक्का सीख जाए इस बात को। एक बार सीख गया वो अच्छे से, तब शायद वो तुम्हारा लाइफ टाइम चल जाए। लेकिन इनका कुछ कुछ वायरस को हमें बार बार वैक्सीनेशन देने पड़े। जैसे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बचपन में टिटनेस का वैक्सीन लगा हो, है ना, लेकिन अगर तुम 40-50 साल के हो जाओ फिर भी तुम्हें उसके बाद टिटनेस हो जाता है। कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा वैसे ही यार इम्यून सिस्टम वीक रहता है ना, तो इम्यून सिस्टम वीक है, वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा भले तुम कितना वैक्सीन लगवा के रखो। नेक्स्ट, सर आई हैव स्पिनच लीफ कैन यूज एज आर्टिफिशियल ह्यूमन। अच्छा नहीं, ये बेटा ऐसे फर्जी फेक न्यूज है, इस पे विश्वास मत करना। आफ्टर, हाँ, इसका कुछ कुछ पोर्शन सही है कि जो लीव्स के वेन्स होते हैं ना, वो हमारे हार्ट के वेन से सही तरीके से मिलते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली फेक न्यूज। आफ्टर वैक्सीनेशन हाउ मेनी डेज इम्यून सिस्टम विल एक्टिव, ये तो वही बात हो गई। सर HIV भी तो वायरस है, उसका कोई वैक्सीन नहीं है क्या? हाँ, अभी तक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम उसका डेड या वीक फॉर्म बना ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं कितने सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि अरे इसका तो रामबाण इलाज है, mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन बना लो, खट से बन जाएगा। तो HIV वैक्सीन भी इस टाइम एक्सपेरिमेंटल जोन पर है। हो सकता है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में हमें HIV का वैक्सीन भी देखने को मिल जाए। सर ऐसा माना जाता है कि चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है फिर दोबारा नहीं होता है, इज इट ट्रू? नहीं, ये ट्रू नहीं है भाई। चिकन पॉक्स दोबारा हो सकता है। बात वही है कि चिकन पॉक्स जब तुमको होता है तो तुम्हारे शरीर में वो एंटीबॉडी बनाने का तरीका बन जाता है उसको, लेकिन दोबारा हो सकता है। अगर तुम्हारे शरीर ने उतने स्पीडली ट्रिगर करना नहीं सीखा है उसको, तो दोबारा भी हो सकता है। फिर है वाई प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट। वाई प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये तो बेटा मेरे को नहीं पता। मतलब ये समझ में भी नहीं आया थोड़ा मुझे, इसका आंसर मुझे नहीं आता है। मतलब इसका आंसर, मतलब मैं समझ नहीं पाया, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाया। मेरे को टेलीग्राम पर या तो भेज देना अलग से आज के बाद, या फिर जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिले तो थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ पूछ लेना। अगर किसी के बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा है, तो वो वायरस उसके बॉडी में फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा, उसका फिर बॉडी वीक हो जाएगा। अगर वायरस इतना डेडली है कि वो एक हद के बाद तुम्हारे पूरे के पूरे सेल को कैप्चर कर करके वो तुम्हारे एक एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को एकदम खराबी कर देगा, तो डेथ हो जाएगी। वाई प्लाज्मा ऑफ, अच्छा ये तो वही हो गया। सर और ऑल वायरसेस हार्मफुल, सारे वायरस हार्मफुल होते हैं? मतलब इतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन सारे ही होते हैं लगभग, किसी न किसी फॉर्म में तो होते हैं। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद फीवर क्यों आता है? वो जायज सी बात है ना। फीवर इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि भाई साहब वो खतरनाक तरीके से बिल्कुल वायरस तुम्हारा अब एंटीबॉडी बना रहा है, उसको लगता है कि तो वायरस आ गया है। उस वायरस को डराने के लिए तुम्हारा बॉडी क्या है, साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन रिलीज करने का मतलब क्या होता है, उसमें वही सारी चीजें आती है कि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने का। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे शरीर में कोई पंगा चल रहा है, मतलब तुम्हारे शरीर में अब दिक्कत आ गई, नहीं। उस दिक्कत का इलाज हो रहा है, इसलिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। जब भी तुमको फीवर आता है तो कई सारे लोग बोलते हैं ना, तुरंत ही नहा लो, तुरंत ही ठंडे पानी का पट्टी कर लो। नहीं करना चाहिए। फीवर जब आता है तो वो शरीर, तुम्हारा इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा होता है। और जैसे होता नहीं कि माहौल बनाता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट में माहौल बनाता है कि भैया यहां पर पूरा शरीर का तापमान इतना गर्म कर देंगे, इतना गर्म कर देंगे ना, तुम्हें डर लग जाएगा। तुम्हारे आगे पीछे ऐसी लाल बत्ती नाचने लगेगी, तुमको लगेगा भूते बंगले में आ गए हो तुमको डरा दे रहा हूं मैं। तुमको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं जहां तुम ज्यादा रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। तो वायरस या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन ज्यादा टेम्परेचर में कम हो जाता है, इसीलिए अपनी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है। यही बात तो वैक्सीन लगाने के बाद भी होता है। वैक्सीन लगाने के बाद अपना इम्यून सिस्टम तो काम करता ही है। इम्यून सिस्टम काम करेगा, उसको लगेगा कि भाई ये तो फॉरेन पैथोजन है। उसको क्या पता कि वैक्सीन लगवाया है तुमने, उसको तो यही लग रहा है ना कि फॉरेन पैथोजन आ गया है, इससे भिड़ो, जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ, नहीं तो ये आक्रमण कर देगा। इसीलिए वो साइटोकाइन रिलीज करता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर कोई पर्सन मर गया तो वायरस, अरे वायरस हमेशा कहां मल्टीप्लाई करेगा? लिविंग सेल्स में। जब मर गया तो लिविंग सेल का है बात का। हाउ वी विल किल द वायरस, अरे तो ये अपना काम थोड़ी ना है, ये साइंटिस्ट का काम है। साइंटिस्ट से पूछो कैसे करते होंगे, ये उनका प्रोसेस है भाई। 4 साल कुछ तो कर ही रहे हैं ना, तभी तो हो रहा है। अब 4 साल का प्रोसेस मैं कैसे समझा दूं तुमको? और वो तुम्हारी यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाउ मच टाइम, अब फर्जी है अब ये सारे क्वेश्चन। बेस पेयर क्या होता है? तो बता दिया ना, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं।
वैक्सीन है में डेड वायरस में क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है अब तुम्हारे लिए। ज़्यादा डाउट पूछने, ज़्यादा डाउट सॉल्व करो तो फिर तुम्हारे मन में ना फालतू फालतू के सवाल आते हैं जो कि उतने एड्रेस करना जरूरी नहीं होते। बट मुझे लगता है कि तुम जितने मैंने सवाल का जवाब दे दिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, तुम्हारे लिए बहुत सही है। अब हमारा सफर जो है बेटा वो यहीं पर समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ एक बेसिक आइडियोलॉजी के साथ में हम लोगों ने इसको वाइंड अप किया है। अब हम जब भी एडवांस क्लास में मिलेंगे तो उस एडवांस क्लास के अंदर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा वहां पर नैनोटेक, वहां पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वहां पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी, वहां पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के अंदर में वो सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, हमारा स्टार्ट होगा रोबोटिक्स और आईपीआर। ये सारे टॉपिक्स अभी तक मैंने इतने तो छुए भी नहीं है ना, इन सब के भी अपने बेसिक्स हैं, लेकिन उन बेसिक्स का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना ये बायोटेक का था। ये सब मुश्किल से आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के बेसिक्स होते हैं कुछ। अच्छा एक और है स्पेस टेक, स्पेस टेक के बेसिक्स बड़े होते हैं, तो इसके लिए मैं 2 क्लास अलग से तुम्हें दूंगा, है ना। 2 क्लास के अंदर पूरा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलूंगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब कब शुरू होंगी वो क्लासेस बेटा, उसका शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके बेटा, आई होप कि तुम लोग को साइंस एंड टेक पढ़ के एंजॉय किया है तुमने, और काफी नॉलेज भी तुम लोगों ने गेन किया है। और इसीलिए लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज काफी हद तक बढ़ जाता है। अब तुम्हें बस ये समझना है कि नॉलेज अलग चीज होती है और विजडम अलग चीज होती है। वॉट यू हैव टू गेन, नॉलेज तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बट इस नॉलेज से तुमको इस विजडम तक पहुंचना है ना। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तुम लोग आराम से डिक्शनरी का मतलब निकालना, सोचना, समझना आगे के समय में। तो हमारा सफर बेटा यहीं तक के लिए था तुम्हारा। अब नंबर जो है ना बेटा, नंबर यार बहुत सारे लोग हो यार, तुम लोग नंबर नहीं दूंगा मैं। ये मैं कल रात में जाके सोच रहा था कि मैंने गलती बोल दिया, तुम्हें नंबर दे दूंगा, फिर तुम वही कॉल वॉल करने लगते हो। मैं नहीं, यहाँ पर तुम्हारे समझ में आ नहीं रहा है। मैं नहीं मानता कि तुम रात में 2 बजे फ़ोन कर दो मेरे को, 1 बजे फ़ोन कर दो कि सर वो ये डाउट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब मैं इस चीज़ को नहीं झेल पाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल पर मैं एक्टिव रहता हूँ, है ना। यहाँ पर जब तुम जाओगे तो यहाँ पर ना तुम्हारे पास ऑप्शन आता है मेरे को पर्सनल मैसेज करने का भी। तो शिवम सर पीडब्ल्यू तो है ही है। जब तुम इसके अलग से डिस्क्रिप्शन में जाते हो ना, जब तुम इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहीं पर यहां पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा होगा कि टू पर्सनली मैसेज मी, क्लिक हियर। तुम उस पर क्लिक कर देना और वहां पर एक अलग से चैट खुल जाएगा, वहां पर पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, ठीक है भाई। चलो फिर मिलता हूं मैं। हाँ, मैं इतना यकीन देता हूं तुम्हें कि यहां पर जिसने मेरे से कुछ सीरियस बातें की, है ना, जिनको मुझे समझ में आया कि यार ये बंदे में पोटेंशियल है, उस बंदे को मैं नंबर दे दूंगा, है ना। उस पर्सन को मैं नंबर दे दूंगा यहां से। लेकिन मेरे को पहले जज तो करना पड़ेगा ना तुम नंबर देने लायक हो भी कि नहीं। अभी तो तुम लोग बहुत ऐसे ही हो, तो अभी नहीं करा पाऊंगा मैं, अभी नंबर नहीं देता हूं मैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें नंबर कब दूंगा पता है, जब अपना साइंस एंड टेक खत्म हो रहा होगा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता है कि इस बैच से लगभग 70-80% बच्चे जा चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हो गया, अब हमारे बस का नहीं है, उनको समझ में आ जाता है तब तक। तो जब तक तुम 2 साल तक मेरे साथ बने रहोगे तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। और बेसिकली अभी तुम सभी लोगों को फिर मैं आगे जब मिलूंगा तो फिर इसके आगे की डिस्कशन पे हम बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई करो। जय हिंद।